जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। गजा पे जो बमबारी 18,000 टन क्रॉस कर चुकी है। हम लोग लड़ के खेल रहे हैं, मतलब खेल के जीते हैं। 9 तारीख को पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पोलियो को वायरस का खात्मा उस वक्त होगा जब इसकी सर्कुलेशन रुकेगी। बैट पे हमारे छह बातें खवातीन का कॉन्फिडेंस बहाल किया जाता है, उनको ट्रेनिंग्स देके। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, वेलकम टू दुनिया बोल है और मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। और मैं हूं फहीम खान। हफ्ते का पहला रोज, पीर का दिन। मंडेज हमेशा काफी स्लो होते हैं लेकिन बड़े हैप हैजर्ड में गुजरते हैं। ये बात समझ में आई नहीं और लोगों ने समझाई नहीं। क्यों मंडे स्लो नहीं होते? तो सारे काम होते हैं। देखिए, बाय नेचर बहुत ही सुस्ती से हम उठते हैं। अच्छा। 2 दिन की छुट्टी के बाद तो वो स्लो होते हैं। और मैंने कहा हैप हैजर्ड से गुजरते हैं। हैप हैजर्ड का मतलब ये है कि हर बंदे को जल्दी होती है। ट्रैफिक इतना बदतमीज हुआ होता है, एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो जाता है जिसे सुनामी की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है अक्सर। बिल्कुल। और पता है सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो लेजीनेस है ना, हम अपने मंडे को अक्सर ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाते। यही वजह है, होती ये सुस्ती की वजह है। और इसके साथ साथ हम ये है कि हम दूसरों का ख्याल नहीं करते। और आज की अच्छी बात, कोट ऑफ द डे भी इसी से रिलेटेड है नाजरीन के। अगर अदल और इंसाफ को पसंद करते हो और चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी इंसाफ किया जाए तो जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। अगर कम है तो कम दो, लेकिन अगर ज्यादा है तो कम नहीं, ज्यादा देना जरूरी है। क्योंकि तुम्हें भी अपने रब से बेहतर की उम्मीद होती है। और जब आपको बेहतरीन मिल रहा है तो यह आपका फर्ज है, आपकी ये ड्यूटी है अल्लाह ताला की जानिब से कि आप उसकी मखलूक की खिदमत करें। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। और पता है, कहते हैं ना, फराग दिली का मुजाहरा करना चाहिए। अल्लाह से तिजारत होती है, जितना ज्यादा दोगे अल्लाह आपको उतना नवाजेगा। और जितना आप, वो कहते हैं ना, उससे अक्सर यहाँ तो शूम कहते हैं कंजूस को, भीचू। हाँ, तो अगर ये हरकतें अगर आप करें ना तो वो बरकत नहीं रहती है। और आप जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, जखीरा कर लें, वो कम ही पड़ता है। तो इसमें कोई शक नहीं, आजमाई हुई बात है। तुम 10 रुपया दोगे, वो 10 लाख देगा। वाकई ऐसा ही है। लाए फिर निकालें। और मांगना उन्हीं से चाहिए। मांगना उन्हीं से चाहिए। अच्छा, मांगना वहां से चाहिए। तो फिर तो वो तो हो गया ना, फिर मखलूक की क्या बात होगी। बड़ी खबर लगाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। गजा में हालात मजीद दुश्वार, इसराइली हटदर्मी बरकरार। कनाडा के बाद पोप फ्रांसिस की जंग बंदी की अपील भी मुस्तरद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की इज़हार यकजहती के लिए हमास के रहनुमाओं से मुलाकात। इस्माइल हानिया की उम्मत मुस्लिमा से मुत्तहिद होने की अपील वक्त की अहम जरूरत है। वर्ल्ड कप दिलचस्प मरहले में दाखिल। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में सख्त मुकाबला। कौमी टीम ने श्रीलंका से उम्मीदें लगा ली। लंकन शेर कीवीज को हराएंगे तो शाहीनों के लिए अगले राउंड में पड़ाव के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। कौमी टीम के पास मजीद क्या ऑप्शंस हैं, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। माजूरी मजबूरी नहीं, कराची में जरीना हसन ने साबित कर दिखाया। बिन आंखों के ऐसे फनपारे बनाए जो आंख देखे दंग रह जाए। बासलाहियत मुसव्विरा आज दुनिया बोल है कि मेहमान होंगी। और दिन दहाड़े हरासानी के बढ़ते वाकयात। खवातीन के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नागुज़ीर बन गई। खुद मुहाफिज इस सिलसिले में अहम कोशिश है। ये लोग खवातीन को किस तरह मजबूत बना रहे हैं, बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अब जनाब हम आगे बढ़ेंगे और आएंगे हैशटैग्स की तरफ। तो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है सीज फायर फॉर गजा नाउ। ये हैशटैग टॉप ट्रेंड बना हुआ है। गजा पर हमले बंद करो, ये ट्रेंड जिसमें तकरीबन 2 लाख से ज़ायद अफराद ने ट्वीट्स किए हैं। जारियत के नतीजे में अब तक शोहदा की तादाद 10,000 से ज़ायद हो गई है। और मकबूजा बैतुल मक़दस, अल खलील, तोबास समेत कई शहरों में इजरायली फ़ौज घुस गई है। इजरायली जारियत के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। रेस्टोरेंट में गजा पर हमलों के खिलाफ जंग बंदी का मुतालबा किया जा रहा है। टॉप ट्रेंड में अब तक 2,76,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। और अब यकीन कीजिए कि हट धर्मी की इंतहा है जो हम इस वक्त देख रहे हैं इजराइल की जानिब से की जा रही है कि लाखों अफराद इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, यूएन की जानिब से क्या फैसला आता है और आलमी दबाव किस हद तक बढ़ सकता है। खैर, अगर ट्रेंड की बात करें तो अगला ट्रेंड आता है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि कल खेला गया मैच है। इंडिया ने 327 रन की बेहतरीन इनिंग खेली है जिसके मुकाबले में 83 रन महज बनाकर
साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो ढेर हो गई है। और ये पहली बार नहीं है कि अंडर 100 जो है वो इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने किसी टीम को आउट किया है, बल्कि इंडिया ने ये रीत बना ली है और अपने आप को ही चैलेंज करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। बेहतरीन खेल पेश किया है इंडिया ने एक मरतबा फिर उन साउथ अफ्रीकन को जो कि 400 से कम टारगेट देने पर तुले हुए ही नहीं थे, उन्हें नाको चने चबवा दिए हैं इंडियन टीम ने और अभी तक चार्ट पर नंबर 1 में है और पहले क्वालिफायर भी बन चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। लाखों अफराद इस पर ट्वीट कर चुके हैं। वैसे फ़हीम, कल कोहली की बर्थडे भी थी और लोगों ने उनको स्टेडियम में बर्थडे विश भी किया और उनकी बेगम की तरफ से भी ट्वीट भी किया गया कि जो प्रेजेंट है ये कि इन्होंने 100 रन स्कोर किए हैं, सेंचुरी बनाई है, तो बड़ा जबरदस्त ये फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कोहली और सचिन का अगर कंपैरिजन लगाए ना तो आपको पता चलेगा कि कोहली की सेंचुरी इंडिया को जिताती है और सचिन की सेंचुरी ने इंडिया को 70 से 80% हराया ही है। तो ये ज्यादा लकी साबित हो रहा है। वो अपने लिए खेला करते थे ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी, पर उसके 10,000 रन बनाने की दौड़ में इंडिया ने उसे इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं बनने दिया जितना कि कोहली बन चुका है इस वक्त। कोहली इज अ ब्रांड। बिल्कुल जनाब। अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं कुछ गजा के रहने वालों के लिए जिंदगी तंग हो रही है और ताकत के नशे में चूर इसराइल के वहशियाना हमले इस वक्त जारी हैं। शहदा की तादाद 10,000 के करीब पहुंच गई है। कनाडा ने इजराइल से मुतालबा किया है कि बमबारी बंद करो, लेकिन इजराइल ने इनकार कर दिया है। कल इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की अपील भी मानने से इनकार कर दिया है। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए ब्रिगेडियर वकार हसन दिफाई तजियाकार हमारे साथ हैं, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, थैंक यू सो मच। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पहले सबसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कल जो है वो इजरायली वज़ीर ने ये धमकी दी कि हम एटॉमिक ऑप्शन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद उनसे इस्तीफ़ा भी जो है वो ले लिया गया है। अब वो इस काबीना का हिस्सा नहीं रहे हैं, शायद ये इसी वजह से कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा दबाव आ गया होगा। लेकिन आप खुद भी जो हैं वो फ्रंट पे रहे हैं, आपने जंगें लड़ी हैं और आपको मालूम है कि माहौल उस वक्त क्या होता है। इस वक्त फ़लस्तीन पर बमबारी ऐसे हो रही है जैसे कि ज़ालाबारी हो रही हो, आसमान से जो है वो बरसात बरस रही होती है, उस तरीके से मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें ब्रिगेडियर साहब, तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि इस वक्त फ़लस्तीनी अवाम जो है उनके लिए कोई रिलीफ का मौका इजराइल की जानिब से तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो अपने आप पर कुछ मदद करके खुद से जो है वो रिलीफ चाहे तो क्या सूरत हाल बनती है इस वक्त? जी आई थिंक बिफोर वी कम टू द क्वेश्चन, ये मैं एटम बम वाला थोड़ा क्लियर कर दूं कि हिरोशिमा पे जब बम फेंका गया था उसकी जो कैपेसिटी थी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज 15,000 टन, 15,000 टन उसका इम्पैक्ट था। और गजा पे जो बमबारी 18,000 टन क्रॉस कर चुकी है, तो कौन से एटम बम की बात करें, दे ऑलरेडी यूज्ड। ये जरूर है कि एक दिन में नहीं हुआ या एक सेकंड में, इट इज बीन डन ओवर, और ये हकीकत है। नाउ इट इज 18,000 टन, ये परसों की फिगर है और शायद ये आई थिंक अगले 10 दिनों में हिरोशिमा नागासाकी कंबाइंड जो था उससे आगे चला जाएगा। सो दे हैव ऑलरेडी डन इट। अभी ये बाकी सारी आपके पोस्चरिंग है और यू नो बेसिकली दे वांट टू, इजराइल का सबसे बड़ा इशू जो है वो है इसकी दायवा पॉलिसी है, जो अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करें। जब बेन गोरियन का पहला प्रेसिडेंट था, जब इन्होंने कब्जा किया 1948 में, जो पहली आप कह लें रेजिस्टेंस थी या वॉर हुई, उसमें ही सेड कि जी हमने इनको इम्प्रिजन भी कर दिया है, जमीनें भी ले ली हैं, तो ये फाइट करेंगे, तो आप एक ऐसी पॉलिसी लाएं कि इनकी जनरेशन को साथ साथ आप खत्म करते हैं। दाहिवा इज बेसिकली लॉन मोइंग, ग्रास कटिंग को कहते हैं, यानी वो फलस्तीनियों की कौम को एक घास समझते हैं, नॉट इवन एनिमल्स। और ये है कि जैसे घास बड़ी हो, बल्कि एक इनके मिनिस्टर ने कहा था जिसमें सांप पैदा हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन, लुक एट द वे दे ट्रीट। अच्छा, ये है पॉलिसी जिसकी कंसिस्टेंट आई वुड से एप्लीकेशन है। शुरू में अभी अरब वर्ल्ड जो है वो उसने लड़ाई की है, ऐसा नहीं है। 48 की लड़ाई में 4 मुल्क शामिल थे, देन यू हैड 67 वॉर और 73 वॉर जब कैंप डेविड, उसके बाद फिर अरब पीछे हट गए, बट बाय एंड लार्ज दे वर फाइटिंग। उसमें फलस्तीनी भी लड़े। फिर ये फलस्तीनियों पे ऊपर आ गया जब ऑस्लो अकॉर्ड हुआ कि ठीक है जी 2 स्टेट सोल्यूशन, जिसमें आई वुड से कि एक छोटा सा फलस्तीन भी उनको कबूल था, यासिर अराफात, देन कॉम्प्रोमाइज विद इज़हाक राबिन। और तो ये बैकग्राउंड है। अभी ये फलस्तीनियों की चौथी इंतफादा है, यानी अगर आप 70s ऑनवर्ड देखें तो चौथी वॉर है, लेकिन इस दफा इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। और मरवान बिशारा के बहुत बड़े जर्नलिस्ट, आपने जैसे कि कहा कि इंटेंसिटी इस दफा बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा अमेरिका के किरदार पर अगर बात की जाए कि अगर ये पुष्टपनाही जो कि इजराइल को अमेरिका की हासिल है ना होती, चीजें कितनी मुख्तलिफ होती। और ये जो दोहरा मयार हम देख रहे हैं कि एक तरफ जनाब जालिम की पुष्टपनाही भी की जा रही है,
दूसरी जानिब कह रहे हैं जी रास्ता खोलें जी, यहाँ पर इमदादी ट्रकों को जाने का मौका मिलना चाहिए। ये किस तरह की डिप्लोमेसी और किस तरह की इनकी ये पॉलिसी आप देख रहे हैं अमेरिका की स्पेशली? जी बिल्कुल, आई थिंक आपने सही पॉइंट आउट किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अमेरिका है या वेस्टर्न। अभी जो रिपोर्ट्स हैं मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि इस वक्त अमेरिका की डेल्टा फोर्स आ चुकी है अंदर। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं जिसके साथ 20-20 जहाज होते हैं, वो मेडिटेरियन में खड़े हैं और इनके रीपर ड्रोन्स अभी फिर रहे हैं। अभी परसों पिकअप हुए रडार ट्रैकर्स पे। सोशल मीडिया लोगों ने कहा जी ये बड़े सर्कल नजर आ रहे हैं गाजा के इर्द-गिर्द, तो आप क्या कर रहे हैं? उनका जी बाद में देख नॉलेज। सो दे आर, अच्छा इसके बाद यूके की SAS हैज मूव्ड इनटू साइप्रस, वो लोग आ रहे हैं और कि जी हम अपना ढूंढ रहे हैं और इसमें इनकी मदद करेंगे। सो अभी मैं उसी पे आता हूँ कि 73 ऑनवर्ड अरब्स की जो थी सपोर्ट कम होती गई, इवन मॉरल सपोर्ट और डिप्लोमेटिक, और वेस्ट की बढ़ती गई। तो इसको आम भी किया। अभी भी $14.5 बिलियन की जो है आई थिंक एड मंजूर हुई है। इजराइल द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ US। तो हिपोक्रेसी भी है, लेकिन वही बात है कि जो पावर है पावर को ही रिस्पेक्ट करती है। सिर्फ इस दफा फर्क ये है कि वो मैं इस पे बात कर रहा था कि मरवान बिशारा ने बोला, जो अल जजीरा के जर्नलिस्ट है, कि इंस्टेड ऑफ डाइंग ऑन देयर फीट ऑन देयर नीज इन देयर होम, तो फिलिस्तीनियंस ने डिसाइड किया जी हम लड़ेंगे पांव पे खड़े होकर, एंड विल टेक द वॉर इनटू इजराइल। तो मर तो रहे ही हैं। पिछले 30 साल में अगर आप देखें तो लाखों फिलिस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। तो ये स्ट्रेटजी, और इसमें हमास की ये कामयाबी जरूर, दे बीन एबल टू ब्रिंग इन जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को जंप करके आना पड़ा। अरब्स को भी स्ट्रीट पे आई थिंक बहुत ज्यादा प्रेशर, इस्लामिक वर्ल्ड थोड़ा जागना शुरू हुआ। लेकिन लड़ाई में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं काफी ज्यादा हजीमत का सामना है इजराइल को। बट लुक एट द मिलिट्री पावर और जितनी उसका पोटेंशियल है, और न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं। इस वक्त गाजा के अंदर ये घुसना मुमकिन नहीं है उनके लिए, बिकॉज़ बेसिकली क्या चांसेस हैं कि हिजबुल्लाह इसमें फुल फ्लेज तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा और ये जंग आगे फैलती दिखाई देगी, या फिर हम आगे आने वाले दिनों में कुछ वक्फा भी इसमें देख रहे हैं? फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं वो तो ये है कि इजराइल कह रहा है जी पूरे साल तक जारी रह सकती है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? जी आई थिंक आई आल्सो एग्री टू सम एक्सटेंट, डिस्पाइट के इनके एडवाइजर जो हैं पुराने, वो कह रहे हैं जी कि एक्चुअली यू आर लूजिंग मॉरल ग्राउंड पे भी और इवन मिलिटरीली, बिकॉज आप देखें ना एसिमेट्री है। इजराइल मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे, और वो उसमें नोशन ऑफ विक्ट्री का इशू है कि इजराइल का जो रोब दबदबा इलाके में था, अभी तो डेंट हो चुका है, उसको रिस्टोर करना है अरबों के ऊपर भी, इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर भी, और हालांकि ये गुठली जितना टोटल मुल्क है। तो उसके लिए नोशन ऑफ विक्ट्री ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम किया जाए, या तो हमास सरेंडर, दे आर नॉट गोइंग टू डू। अभी आए थे बाकी मुतहारब ग्रुप, उसमें 3 और ग्रुप्स हैं जो ऑलरेडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल हैं। हिजबुल्लाह ऑलरेडी एंगेज किया, जो आई थिंक हसन नसरुल्लाह ने मेंशन किया कि हम तो ऑलरेडी स्टेट ऑफ वॉर में, व्हाई शुड आई डिक्लेयर इट, और हमने 1/3 ऑफ इजरायली फोर्सेस को एंगेज किया हुआ नॉर्थ में। इसी तरीके से साउथ में यमन में अगर आप देखें, वहाँ पे अंसारुल्लाह का इनका सिस्टम है जिनको हूती कहते हैं, उन्होंने भी मिसाइल फायरिंग की। और फिर एक अभी ग्रुप रह गए जो डायरेक्टली इन्वॉल्व, वो इराक के हैं, कतैब हिजबुल्लाह जिसको कहते हैं। सो 4 ग्रुप्स तो ये एरेड हैं और किसी ना किसी तरीके से ये एक्टिव है। अभी एक्सपेंशन जिस तरह इजराइल चाहता है कि वो आगे जाए तो एक्सपैंड करेगी, और 3-4 बहुत बड़े चोक पॉइंट्स हैं जो चोक हो सकते हैं, देन इट कैन स्टार्ट अफेक्टिंग द इंटरनेशनल बिजनेस और ऑयल सप्लाई। लाइक 3 मैं मेंशन कर दूं, लाइक स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, बाबुल मंदब है, जो जहां से आप एंटर होते हैं टुवर्ड्स स्विस कैनाल है। ये 61% ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंट्रोल करते हैं, सारे अरब मुस्लिम ममालिक के पास है उनकी सर्विलेंस में। तो अगर इसमें लड़ाई फैलती है यमन वाली साइड पे या इराक, तो फिर ये पूरी ऑयल सप्लाई रुक सकती है। एक चीज और भी है, ये जो सारी तबाही हम देख रहे हैं, जिस तरह की बॉम्ब का इस्तेमाल भी आपने बोला जी पहले हो चुका है, तो अब ठीक है बार बार कहा जा रहा है कि जंगबंदी की जाए, मुतालबा हर तरफ से आ रहा है, वो नहीं रुक रहा है, लेकिन ये जो जंग के कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इस हवाले से कोई चार्ज, कोई सख्ती, कोई सैंक्शन हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? ये कभी भी कंडेम नहीं किया गया, स्पेशली जहाँ इजराइल ने अट्रॉसिटीज की हैं। जिनेवा कन्वेंशन जो है, इसमें लॉज हैं वॉर के, स्पेशली ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, और बेसिकली इस्लामिक ट्रेडिशन से ही उन्होंने लिए हैं कि आप नहीं हार्म करते। इवन रशिया यूक्रेन वॉर में देखा जाए तो आर्मी का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन सिविल आबादी को बचाया उन्होंने। सो उधर भी आई वुड से कोई ना कोई लॉज फॉलो किए। लेकिन वेस्ट की, चूंकि अभी देखें बोरिस जॉनसन साहब पहुंचे, रिटायर्ड हैं, बेसिकली तो उसको जोकर कहते हैं यूके में। एक लाइन लगी है वेस्टर्न लीडर्स की, एक जाता है दूसरा आ जाता है, और अभी जब सारे आप कह लें जो हुक्मरान फारिग, तो पुराने वालों को बुलाना शुरू कर दिया कि डेली आपने सॉलिडारिटी का इजहार करना। एक absurd सा उनका लॉजिक है जी, इजराइल हैज ऑल द राइट टू डिफेंड, और बेशक वो सारे इलाके को जला के राख कर दे। एंड इजराइल में भी एक इशू है कि इसमें ज़ायनिस्ट लॉबी इज नॉट ऑल इजरायली, लाइक मोर देन 70% जो है हमारी तरह सोचते हैं, दे अंडरस्टैंड कि ये तबाही हो रही है
और इस वक्त जो स्कॉट रिटर वगैरह हैं जो एनालिस्ट हैं डिफेंस के अमेरिका में, वो कह रहे हैं जी कि यू लॉस्ट मॉरली, और आप शायद फिजिकली भी हार जाएंगे, और जितना खराब हुआ है आई थिंक इमेज अमेरिका का। और ब्रिगेडियर साहब जाते जाते जो है वो वेरी क्विकली मैं आपसे इस बात का जवाब चाहूंगा कि आपने बताया 3 ग्रुप जो हैं वो वहां पर इस वक्त मौजूद हैं जिनका आपने नाम लिया है, हमास, हूती और हिजबुल्लाह, जो कि एक्टिव हैं इस वक्त। अगर जंगबंदी की बात की जा रही है तो ये किस से बात की जाए? क्या इस वक्त फलस्तीनी गवर्नमेंट जो है वो इस पावर में है कि वो इन ग्रुप को कंट्रोल कर सकती है? और अगर जंगबंदी की जानिब जाए, क्योंकि इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, तो किसको इस वक्त जो है वो किससे बात की जा सकती है? ये पैलेस्टीनी अथॉरिटी की तो कोई अथॉरिटी नहीं है। वेस्ट बैंक में भी ये खाम ख्याली है लोगों की। गजा में जो है बेसिकली हमास करती है, और इसमें इजराइल पे सारा डिपेंड करेगा, जो मुझे नजर नहीं आ रहा, बिकॉज वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे है। जब एटम बम की बात है इसका मतलब वो जलाना चाहते हैं, और उसमें अल्टीमेटली आई थिंक जो मेरी रीडिंग है और नुकसान होगा फिलिस्तीनियों को भी, लेकिन इजराइल को भी। यानी ये सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं कि जी हमारे जो मगवी है उन्हें छोड़ दिया जाए तो फिर जो है वो हम जंगबंदी के बारे में सोचेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ थे और स्ट्रैटेजी के बारे में, ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में काफ़ी वो आपसे जानने को मिली। थैंक यू सो मच। और सैरिश, ये तो हो रहा है इस वक्त गजा में। अच्छा, दुनिया 2 चीज़ों में इस वक्त डिवाइड हो रखी है। जो वेस्ट का इंटरेस्ट है वो लगा हुआ है जी ICC के वर्ल्ड कप में, और ईस्ट और इस्लामी ममालिक जो हैं वो इस वक्त गाज़ा की जानिब देख रहे हैं। खैर, ज़िंदगी का नाम चलना है, चलते रहना है, तो हम भी नहीं रुक सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। और अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद बरकरार है, मगर ये सफ़र अभी तक बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि न्यूजीलैंड को अपना अगला मैच हारना होगा और पाकिस्तान को अगला मैच जीतना होगा। जनाब, अब चांसेस क्या हैं? पाकिस्तान ने उम्मीदें श्रीलंका से लगा ली हैं। इसी पर बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ है साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनी तौर पर आज भी माशाल्लाह फशाश पॉजिटिव स्पिरिट्स के साथ नज़र आ रहे होंगे। हम बस आपकी दीद के मुंतज़िर हैं। जैसे भी आप स्क्रीन पर आप हमें नज़र आएंगे तो मैं देखूंगी आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं। मुझे बताइएगा, क्या आप सोच रहे हैं, क्या लग रहा है, पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा? अस्सलाम वालेकुम शहरीज फहीम खान को, दोनों को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर आप दोनों उम्मीद से खैरियत से होंगे। और शहरीज, आपने जिस तरह दुआ की और जिस तरह मुसल्ले पे आप बैठी थी, पाकिस्तान जीता और उसी वक्त बारिश हुई, और उसी वक्त देखें अल्लाह ताला भी कितने मेहरबान थे। और यहाँ पर जिस तरह हमने इस प्लेटफॉर्म के तरफ से कहा हाई स्कोरिंग मैचों का। साजिद भाई, ये जो रिजल्ट आया ना, ये कुछ लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे तशबीह दी है कि जी ये मेयर कराची वाला रिजल्ट आ गया, 400 रन वाले हार गए, 200 वाले जीत गए। बहुत प्यारा गुफ्तगू की, और यही आपकी खूबसूरती है फहीम खान। यकीनी तौर पर ये तमाम इन आपकी इस बात को सेकंड करूंगा। और जो रिजल्ट यकीनी तौर पर जो गैर मियारी, गैर मुनासिब नहीं तो नहीं कहेंगे, और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट रिजल्ट आया। ये क्रिकेट की जीत हुई है, हाई स्कोरिंग मैच हुआ। जब टॉस जीता, और हमने खुद ये बात की थी, टॉस जीत के बैटिंग करना। जब टॉस बाबर करते हैं और बॉलिंग करने का फैसला करते हैं, वो 3 स्पिनर खिलाते हैं, हम 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, और हमारे खुद समझ में नहीं आता। और जो बच्चे जो इंडियन शहरी है जिसने लेफ्ट आर्म बैट्समैन था, उसने जो इनिंग खेली है वो अंडरस्टिमेट हो गया। जो फकर ने इनिंग खेली है, उसने जो आउटस्टैंडिंग लेफ्ट आर्म रविंद्र बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। उसकी इनिंग की जितनी भी तारीफ की जाए, वो ऐसी इनिंग बहुत कम देखने को मिलती है। मगर जिसको अल्लाह इज्जत दे, फकर पाकिस्तान, फकर ने जिस तरह इनिंग खेली, 11 छक्के मारे, वो फकर ही मार सकता। सबसे अच्छी बात क्या थी, भाई बैकलिप से खेलते हैं, और जो बैट जो ग्रिप पकड़ते हैं, जो थोड़ी नीचे की जो ग्रिप होती है टाइट पकड़ते हैं, जो स्विंग करते हैं बॉल के साथ, वो 11 छक्के मारना वो फकर ही मार सकता था। और फकरा दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ। उसके साथ बाबर ने एक अच्छी कप्तान इनिंग खेली। अच्छा, साजिद भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों को एक होता है ना कि बस लक से जनाब बल्ला चल गया तो हम खेल रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग लड़ के खेल रहे हैं, मतलब खेल के जीते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि बस जीत गए। क्या कहेंगे? ने बहुत अच्छी प्लानिंग थी, जिस तरह हम सब रीड प्लानिंग से रीड नहीं, प्लानिंग नहीं थी साजिद भाई, प्लानिंग नहीं। बाबर ने तो कहा है कि मैं फखर से कह रहा था स्लो खेलेंगे। ये फखर था जो कि तेज खेले चला जा रहा था। आपने देखी है ना वो वीडियो जिसमें बाबर ने कहा है कि जी मैंने तो स्ट्रेटेजी बनाई थी, स्लो स्टार्ट लेंगे और एंड पे ले जाके मारेंगे। हाँ, तो वही जिस तरह शहरी मुसल्ले पे बैठे की दुआ काम आ गई। देखिए ना, 21 रन से आप जीते हैं, फिर आप मुसल्ले पे बैठे, उसी वक्त बारिश हो रही है। अगर स्लो खेल रहे थे, आखिरी में जाके मारते, फिर तो कहानी एंड हो जाती। फिर अब और फिर हम उनका तोहरा 2 तोपों का रुख उनकी तरफ करते, पोस्टमार्टम तो वैसे भी रिजल्ट उल्टा होता। फिर
बहुत रिजल्ट उल्टा होता है। अच्छा साजिद भाई हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक जो है ब्रेक ले रहे हैं हम, आप हमारे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह नाज़रीन हम आते हैं तो फिर बात करेंगे कि आगे हमारे लिए पड़ाव जो है वो किस तरीके से आसान हो सकते हैं सेमीफाइनल में रसाई के लिए। लेट्स हैव अ वेरी क्विक ब्रेक। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वापस हम आ चुके हैं जनाब, और हमें मेहमान भी ज्वाइन कर चुके हैं। आपसे इनकी मुलाकात भी मैं करवाऊंगी, लेकिन साजिद साहब जो पहले से हमारा इंतजार कर रहे हैं, कुछ क्रिकेट पर उनसे बात हो रही है। तो साजिद साहब, फ़हीम ने जाते जाते आपसे सवाल ये किया था कि पाकिस्तान का रास्ता क्लियर होता देख रहे हैं आप? देखिए बहुत सवाल किया फ़हीम, शहरी और आप दोनों ने। दो टीम तो पहुंच गई, इंडिया साउथ अफ्रीका। तीसरी टीम ऑस्ट्रेलिया 7 तारीख को अफगानिस्तान को हरा के पहुंच जाएगी। चौथी टीम पाकिस्तान यकीनी तौर पर, और न्यूजीलैंड की बात की जाए और अफगानिस्तान की बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 9 तारीख को पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मगर आखिरी मैच जिस तरह हमने खेलना है, इंग्लैंड से खेलना है, और जो मैच की हम बात कर रहे हैं, श्रीलंका की कारकर्दगी एक सवालिया निशान बन के सामने आई है। उनके जो मेंडिस कप्तान है वो उस तरह की फॉर्म नहीं, हालांकि 2 सेंचुरी बना चुके हैं, मगर न्यूजीलैंड इतना बार बार मौका नहीं देगी। मगर जिस तरह क्रिकेट की अगर क्रिकेट की तारीख बताई जाती है, पाकिस्तान 2011 में भी सेमीफाइनल खेला, और जो लोग क्रिकेट को चला रहे हैं, क्रिकेट को जहां बातें चल रही हैं दुबई और बंबई में, उनकी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हो। तारीख भी ये बताती है और तारीख इस चीज को दोहराती है। आईसीसी का इन्होंने और बीसीसीआई सारा इसको हाईजैक किए हुए तमाम अपनी मर्जी की पिक्चर बनाती है। जैसा कि मैंने पहले भी तमाम चीजों को बताया, मॉनिटर किया। वाज़ेह तौर पर आज जिस तरह साउथ अफ्रीका आउट हुई है, कोई ना कोई दाल तो काली है, पूरी दाल मुझे काली नजर आती है। बॉल की निशानदेही की मैं अकेला तो नहीं कर रहा, तमाम चैनल पे बात हो रही है, कुछ ना कुछ तो है, इंडियन ब्रांड है क्या। और साउथ अफ्रीका का तो बैकग्राउंड रहा है, वो तो सभी जानते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह आउट हुई है, देखें फ़हीम भाई, आप सिराज ने जिस तरह बॉलिंग की है उसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। 5 विकेट आउट किए, मगर इस प्रोग्राम के तवज्जो से, मॉर्निंग शो को तवज्जो से अगर सर विराट कोहली को हम इस तारीफ ना करें तो ज्यादती होगी। 49 सेंचुरी बनाता है दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह, उस 10 घंटे मेहनत करता है। जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है ना, देखिए जो चीजें होती हैं हक पर सच की बात करना चाहिए। नौजवान नस्ल का रोल मॉडल 21वीं सदी उस जैसा प्लेयर नहीं आया। उसकी कैरियर की बेहतरीन उसने सेंचुरी की और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर किया है, और उसकी भी ख्वाहिश है सचिन तेंदुलकर की इसी वर्ल्ड कप में 50वीं सेंचुरी बनाए। ये तो क्रिकेट में जो अच्छा है उसकी हम बताएंगे जरूर, और इंडिया का कोई रोक नहीं सकता 2023 वर्ल्ड कप जीतने से, क्योंकि तमाम शोबे फरन से लीड उनका कप्तान कर रहा। आज की भी मिसाल यही थी, जब उनके टॉस कप्तान ने जीता तो मैंने यही बोला था वो बॉलिंग को तरजीह देंगे, और जिस तरह उन्होंने बैटिंग को तरजीह किया तो बैकफायर कर जाता। लेकिन साजिद भाई अगर हम बात करें रिजल्ट की, देखिए टेक्नोलॉजी इसमें फेल हुई है, चाहे साउथ अफ्रीका का मैच हो और हमारी वो लास्ट विकेट हो जो एलबीडब्ल्यू खाया गया, वो थर्ड एम्पायर ने खा लिया। उसके बाद अगर हम देखें यादव ने जो बॉल कराई क्लेसन को, वो बॉल किस ज़मरे से जो है वो इन स्विंग हुई थी। आज तक सब लोग कल से उसी पे तबसरा कर रहे हैं कि ये बॉल इन स्विंग कैसे हो गई। स्क्रीन पे जाके ये आउट स्विंग की बॉल थी और क्लियरली आउट स्विंग हो रही थी। ये जिस तरीके से आउट लिया गया है क्लेसन को कल, इस पे क्वेश्चन मार्क है। 200% है, 200% है। आप यकीनी तौर पर क्या वो जो हमारा आउट था वो हमें मिल जाता तो हमें 1 पॉइंट मिल जाता। वो चीज टेक्निकल तौर पर आईसीसी के जो तमाम जो आईपीएल में एम्पायरिंग करते हैं, जो मैच रेफरी होते हैं, सब उनके पे रोल पे, बोर्ड पे रोल पे, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। जो चीज हो रही है पूरी दुनिया देख रही है, एम्पायरिंग फेयर नहीं हो रही, व्हाइट बॉल हो रही है, तमाम चीजें ग्राउंड के हिस्से में हो रही है, तमाम चीजों को बताना जरूरी है। मगर पॉइंट ये है, हम पाकिस्तान किस तरह सेमीफाइनल खेलेगी, पाकिस्तान को क्या तैयारी करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत अच्छा माइंड है, बहुत अच्छा टीम सेट हुई है, मगर जब से फकत 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच हो, पाकिस्तान की टीम के बरहार बहुत हाई स्टैंडर्ड हो गया। बैट बॉलिंग हुई है, 90 रन आप दे रहे हो, उसके बाद तबूका रख रहे हैं। फिर आप ये देखें फ़हीम शहरी यकीन सुबह इन्होंने चांस लिया था अबरार को खिलाने का, और दूसरी जो सर पे बॉल लगती है, शदाब ने जो नेट जिस दिन बॉलिंग की 3 बॉलें करके वो चले गए, मगर आईसीसी के रूल के तहत 24 घंटे पहले उसको आपको इजाजत
आदत लेनी पड़ती है। मगर अब भी शादाब फिट हो गया, वही माइंडसेट है, शादाब से ही जाएंगे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो प्रॉब्लम है ना, वो सिलेक्शन में है। फिर उनके स्पिनर उस तरह करिए, दुनिया क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग स्पिनर आ चुके हैं, बेहतर स्पिनर कर रहे हैं। मगर हमें अल्लाह ताला के जितना भी हम शुक्र अदा करें, इस कौम की दुआओं से, इस कौम ने बड़ी दुआ करी तो पाकिस्तान क्रिकेट की उम्र एक सेमीफाइनल में जाते हुए नजर आ रही है। मगर वही बात मैं भी काफी पॉजिटिव हूँ साजिद भाई इस हवाले से। मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा, तो इंशाल्लाह होप्स अच्छी रखनी चाहिए। चीजें बेहतर हो गई हैं और आगे मजीद बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और जिन पॉइंट्स पर आप बात कर रहे हैं, जो कुछ हमें नजर आया है बॉल्स को लेकर, पिचेस को लेकर, ये वाकई एक इतने बड़े इवेंट के अंदर इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए थी, कंट्रोवर्शियल है। इस पर अलबत्ता इस इवेंट के बाद भी बात होती रहेगी। अब फहीम कुछ आगे बढ़ना है। बिल्कुल जी, दुआओं से सिलसिला आगे बढ़ेगा क्योंकि दुआओं से टीम जो है वो सेमीफाइनल की जाने बढ़ रही है। और अब बात कर लेते हैं दवा की। दवा के 2 कतरे आपके पास सबसे कीमती चीज़ की हिफाजत करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपके बच्चों को जिंदगी भर की माजूरी से बचाते हैं। पाकिस्तान भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। उम्मीद है कि इस साल हम पोलियो वायरस से निजात हासिल कर लेंगे। लेकिन कुछ वालिदैन अब भी ऐसे हैं जिनकी कम इल्मी कह लीजिए या कम तालीम का फुकदान कह लीजिए या कोई भी ऐसी हुज्जत कह लीजिए जिसके बायस बाकी पूरे पाकिस्तान के बच्चे ख़तरे में हैं। जी हाँ नाजरीन, अपने बच्चों का जो है वो इलाज करवाइए। ये 2 कतरे उनके लिए ज़िंदगी के कतरे हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार है, पहले वो देखते हैं और फिर मेहमान साहब का तारुफ करवाएंगे। पोलियो बच्चों का फालिज, एक ऐसा वायरस जिसका हमला अचानक हो। हंसता खेलता बच्चा अचानक हाथ पैर छोड़ दे, सांस का सफर तमाम हो और मौत हो जाए, बच जाए तो जिंदगी भर माजूर रहता है। पोलियो टाइप 2 2015 और टाइप 3 2019 में दुनिया भर से खत्म हो चुका। बस 2 मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस लानत का शिकार है और इसकी वजह यहाँ के वालिदैन में दकियानूसी सोच और जहालत है। खास तौर पे पख्तून इलाकों में ये प्रोपेगेंडा मशहूर है कि पोलियो के कतरे से बच्चे बड़े होकर बांझपन या नामर्दी का शिकार हो जाते हैं। इसका जवाब इंतहाई सादा है। 1990 से साल 2000 तक ऐसे लाखों बच्चे हैं जिन्होंने पोलियो के कतरे पिए और आज शादीशुदा कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके एक नहीं कई औलादे हैं। तमाम मकातब फिक्र के उलमा ने भी फतवा दिया है कि पोलियो के कतरे पिलाने जरूरी हैं और ये जिंदगी बचाते हैं। जबकि ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को कतरे ना पिलाकर बाकी बच्चों की जान खतरे में डालते हैं, वो जुर्म के भी मुर्तकिब हैं और बच्चों की मौत और बीमारी के जिम्मेदार भी हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर खालिद शफी साहब, जो कि WHO से भी मुंसलिक हैं। इसके साथ साथ जो पेडियाट्रिक एसोसिएशन है उसके भी मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खालिद। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अभी हम लोग ऑफ कैम भी कुछ बात कर रहे थे कतरों को लेके, पोलियो के और वैक्सीनेशन को लेके। आम तौर पर जो एक तासुर होता है वो यही होता है कि जनाब आपको जो हॉस्पिटल से बच्चे की पैदाइश के बाद एक कार्ड मिलता है जिसमें सारी वैक्सीनेशन की लिस्ट होती है 5 से 6 साल तक। आपको जनाब उसको फॉलो करना है और सारी वैक्सीनेशन लगवानी है। उसमें कुछ में पोलियो भी होता है। लेकिन आप क्या बता रहे हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही हो, आपको बाहर से भी जिस तरह ड्रॉप्स की कैंपेन्स चलती हैं वो भी साथ रखने हैं। देखिए जी, पाकिस्तान में खसूसी सूरत हाल है कि हमारे मुल्क में पोलियो का वायरस अभी सर्कुलेट कर रहा है। तो इस वजह से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को जो हिफाजती टीकों का कोर्स है जिसका आप जिक्र करें थी, कार्ड है, वो मुकम्मल कराएं। ये तो पहली बुनियादी शर्त है। उसके साथ जब तक ये पोलियो का वायरस सर्कुलेट कर रहा है, ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को जब भी उनके इलाके में पोलियो की मुहिम चलती है, पोलियो के कतरे पिलाएं। इस बात को यूँ समझना चाहिए कि पोलियो का वायरस का खात्मा उस वक्त होगा जब इसकी सर्कुलेशन रुकेगी। ये किसी बच्चे में जिसमें पोलियो का वायरस जाता है वो अपने स्टूल के रास्ते से ये खारिज करता है, जो सीवरेज वाटर में जाता है। हमारे यहाँ सेहत सफाई का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे पीने के पानी या खाने की चीज़ में मिक्स हो जाता है और वो बच्चे के पेट में जाता है। अगर इस बच्चे को कम से कम 10 से 12 दफ़े पोलियो के कतरों की डोज नहीं मिली होगी तो ये बच्चा खतरे में होगा। अच्छा। पाकिस्तान के हिफाजती टीकों के प्रोग्राम में 4 दफ़ा पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं और 2 दफ़ा पोलियो के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की 70% लोग तो अपने बच्चों को ये टीके लगवाते हैं, 30% आबादी नहीं लगाती। ये 30% आबादी तो किसी तरीके से भी पोलियो से मतलब ये कि वो से नहीं हिफाजत में नहीं है। तो इसलिए लाजमी है कि हम अपने मुल्क की 100% बच्चों को जिनकी उम्र 5 साल तक है, ना सिर्फ हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल कराएं, बल्कि जब भी मुहिम चले तो उनको पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आ जाता है बीइंग अ पेरेंट। मुझे बताइए कि जैसे 6 महीने पहले जो है वो मेरे बच्चे की वैक्सीन हुई है और उसके अंदर पोलियो वैक्सीन शामिल है और आपकी कैंपेन शुरू होती है उसके 6 माह के अंदर अंदर या 4 माह में या उसके करीब करीब हो जाती है।
तब भी जरूरी है कि वो कतरे पिलाए जाए? जी हाँ, जब भी जरूरी है। सिर्फ अच्छा। इतनी सी बात है, जो अगर हमारे सब लोगों तक हमारा मैसेज पहुंच जाए कि जब भी आपके इलाके में पोलियो की मुहिम चलेगी तो आपने पोलियो के कतरे पिलाए, आपने पिलाए हुए हो या ना पिलाए हुए हो। होने अच्छा, के बाद ही पिलाने गैप हैं। बता, अगर से सपोज मैंने कल पिलाए हैं और आज घर पे भी आ गए पिलाने वाले, तो क्या मैं दोबारा पिलवाऊं? जी हाँ, ये नेशनल जो एक पॉलिसी है वो ये है कि पोलियो के कतरे हर बार पिलाने हैं। पोलियो के कतरे बार बार पिलाने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। पोलियो की मुहिम पूरे पाकिस्तान में 2 दफ़ा तो पूरे पाकिस्तान में चलती है। इसके अलावा जिस इलाके में वायरस मिलता है वहाँ पर ये तवातुर से मुहिम चलाई जाती है। मिसाल के तौर पे अब कराची से ये वायरस के 12 अभी तक माहौलियाती नमूने पॉजिटिव आए हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि वायरस कराची पहुँच गया है। हालांकि कराची को हमने पहले 2 साल पहले बिल्कुल क्लीन कर दिया था, कोई ना पोलियो का माहौलियाती नमूना पॉजिटिव था, ना कोई केस था। लेकिन चूँकि मुख्तलिफ मुल्क के इलाकों से आमदोरफ्त रहती है, उसी मुल्क अफगानिस्तान से आमदोरफ्त रहती है, हमारे साउथ केपी में, वहाँ से लोग कराची आते हैं। तो मुल्क की जाहिर सी बात है लोग इधर से उधर आए जाएंगे, लेकिन उसके साथ पोलियो का वायरस आ जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में पोलियो की जो वैक्सीन की इतनी सूरत इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ वायरस मौजूद है। हमारे पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जो अफगानिस्तान से जिनकी सरहद मिलती है, तो वहाँ पर भी बच्चे इतने ज़्यादा वैक्सीनेटेड नहीं हैं जितने बाकी मुल्क में हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि जिस तरह कि आपने ये बताया कि भाई आप दोबारा पिलवाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अक्सर ये होता है कि स्कूल से कॉल आती है कि आपके बच्चे ने पोलियो के कतरे पी लिए हैं, अगर हम ये बता दें कि हाँ जी मैंने पिलवाए, अभी कुछ दिन ही हुए हैं, तो वो नहीं पिलवाते। तो ये फिर उनको भी एजुकेट करना पड़ेगा, या फिर टीम्स तो पूछती होंगी? ये जी बिल्कुल एक नेशनल पॉलिसी है, ये पोलियो रेडिकेशन की नेशनल पॉलिसी है। मैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। ये 3000 जो माहिरीन अतफाल हैं, बच्चों के स्पेशल, उनकी एक हमारी ये एसोसिएशन है। तो हम सबकी मुत्तफिका राय है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट हासिल है, हमारी इंडोर्समेंट है कि पोलियो कतरे महफूज हैं, इस वैक्सीन का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जिससे परेशानी हो। ये लाजमी पिलाने हैं, कम से कम 10 से 12 डोजेस पिलानी है। तो 10 से 12 डोजेस पे तो लोग कंफ्यूज होंगे। तो सिंपल इसका फार्मूला है कि जब भी मुहिम चलेगी, आपने अपने बच्चे को जिसकी उम्र पैदाइश से लेकर 5 साल है, पोलियो के 2 कतरे लाजमन पिलाने। डॉक्टर साहब, यहाँ पर बात हो गई वैक्सीन की, वैक्सीन तो ये नुकसानदेह नहीं है और आपने पिलानी है, ये बात तो आपकी जानिब से आ गई है श्योर शॉट। अब मुझे ये बताइए कि अक्सर ऐसा होता है कि जी आपकी वैक्सीन एक्सपायर हो जाती है, अगर एक्सपायर ना हो तो ख़राब हो जाती है ट्रैवलिंग में, क्योंकि उसे आइस बॉक्स के अंदर जो है वो कैरी किया जाता है। अक्सर ये भी शिकायतें आती हैं कि जी ये ख़राब भी हो गई है। इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि कल ही ये कैंपेन ख़त्म हुई है, अब अगली कैंपेन आने तक जो है वो ये सवालात तो रहेंगे। तो इस पर चेक एंड बैलेंस कैसे होता है आपका? देखिए जनाब, चेक एंड बैलेंस हुकूमत ने बेहतरीन निज़ाम रखा हुआ है। इसको हुकूमत पाकिस्तान का जो EPI और इमरजेंसी ऑपरेशन सेल है वो मॉनिटर करता है। WHO, यूनिसेफ जो इंटरनेशनल इदारे हैं, उनकी रिकमेंडेशन से, उनके ताउन से ये दुनिया का जितने अच्छे से अच्छे मुल्क का निज़ाम है, हमारे मुल्क का वैक्सीन का निज़ाम, उसके जो स्टोरेज का है, जो उसको पहुँचाने का, उतना ही अच्छा है। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के माहिरीन इस पर मुकम्मल निगरानी रखते हैं। हम अपनी ज़मानत दे रहे हैं अहले वतन को कि वैक्सीन महफूज है। अगर खुदा न खास्ता कहीं हमें कोई अगर प्रॉब्लम नज़र आएगी, हम बताएंगे, ऊंची आवाज़ में बताएंगे, लेकिन ये वैक्सीन महफूज है, इसको सही तरीके से रखा जाता है। इसको जो कोल्ड स्टोरेज में कंप्यूटराइज सिस्टम है, जहाँ पर बेहतरीन इंतहाई महंगे फ्रिज हैं, ILR जिसको कहते हैं, जहाँ पर वैक्सीन रखी जाती है। इवन आपके घर तक जो पोलियो का वर्कर आता है वो आइस कैरियर में वैक्सीन लेकर, हर वैक्सीन के ऊपर एक वैक्सीन वाइल मॉनिटर है, उसके ऊपर एक गोल निशान है, एक दायरा बनाया है, उसका रंग चेंज हो जाता है अगर उसको ज़रा भी हीट मिलती है। तो वो दायरे की जो इतना सेंसिटिव है कि जितना वैक्सीन सेंसिटिव है, अगर वो दायरे के ऊपर निशान का रंग चेंज होगा तो वैक्सीन भी खराब क्या रंग है और क्या हो जाता है जिससे खराब है, क्योंकि अगली बार अगर लोग आए तो उन्हें पता हो। हाँ, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। एक गोल दायरा है जिसको कहते हैं वैक्सीन वाइल मॉनिटर, उसके अंदर एक चौकोर निशान है, स्क्वायर है, जिसका कलर लाइटर है दायरे से। अगर अंदर का कलर लाइटर है उसका स्क्वायर का, तो इसका मतलब वैक्सीन ठीक है। अगर दोनों के कलर एक हो जाए या स्क्वायर का कलर डार्क हो जाए तो इसका मतलब है वैक्सीन एक्सपायर होगी। अगर कहीं वैक्सीन एक्सपायर हो जाती है तो हमारे पोलियो वर्कर इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, वो उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन पर कोई सख्ती नहीं है। अव्वल तो वैक्सीन ख़राब ही नहीं होती है, अगर कहीं ख़राब हो तो उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो वैक्सीन जो बच्चे के मुंह तक कतरे पहुंचते हैं, उसकी हमारी तरफ से गारंटी है पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के माहिरीन की तरफ से कि वैक्सीन महफूज है, हरगिज़ एक्सपायर नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप चूँकि ज़ायरा पीड्स के डॉक्टर हैं, तो आपका जितना इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ होता होगा उतना तो किसी का नहीं हो सकता। क्या वजूहात हैं कि जो हेजिटेट करते हैं पेरेंट्स के भी हमने बच्चों को कतरे नहीं पिलाने, उनके जहन में ऐसा क्या है जो उनको रोकता है? देखिए, जैसी वैक्सीन चलती है ना, एक है सारी दुनिया में एंटी वैक्सीन लॉबी।
कुछ लोग हैं जो वैक्सीन के खिलाफ होते हैं। हमारे मुल्क की वैक्सीन भी नहीं लगवाना चाहते। हमारे मुल्क के लेंगे, देखिए यूँ समझे कि हमारे मुल्क के ऊपर एक धब्बा है कि हमने पोलियो को ख़त्म नहीं किया। हमारे वो लोग जो हमारे दुश्मन है, बहुत सारे, मैं सब नहीं कहना चाहता, जो हमारे खैर ख्वाह नहीं है हमारे मुल्क के, वो ऐसे लोगों को इम्प्लांट करते हैं, ये वीडियोस बनाते हैं, फिर इसको फॉरवर्ड करते हैं। ये सब फेक चीज़ें होती हैं। अगर ऐसी कुछ चीज़ों, कुछ आजकल वीडियो गर्दिश कर रही है कि ये इसमें वैक्सीन में हलाल अज्जा नहीं है या इसमें फैमिली प्लानिंग है, अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि हम इस वैक्सीन को सपोर्ट करें। हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम यहीं पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं, वो भी यही बच्चे वैक्सीन करते हैं, तो हम क्यों अपने अहले वतन को सही बात नहीं बताएंगे। तो ये वैक्सीन बिल्कुल महफूज है। ये एंटी वैक्सीन लॉबी जो है ये लोगों को अफवाहें देती है। कुछ लोग इस अफवाहों में आ जाते हैं और उन अफवाहों के नतीजे में सिर्फ पोलियो की बात नहीं है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बच्चे को टाइफाइड होता है, उसको खन्नाक, डिफ्थीरिया होता है, टेटनस होता है, तो बहुत मुतासिर हमारे बच्चे होते हैं। दूसरी हमारी कोताही है क्या हम वालिदैन को मुकम्मल आगाही नहीं दे सके, क्योंकि देखिए दवाई और वैक्सीन जो है ना लोगों को समझा कर दी जा बिल्कुल। सकती है। अच्छा, अभी आपने जैसे कि टेटनस की बात की, मैं इस पर आपसे मजीद भी बात करूंगी, क्योंकि टेटनस के हवाले से भी मुझे भी कन्फ्यूजन है कि समझ नहीं आती सम टाइम कि कब ज़रूरी है कि टेटनस का इंजेक्शन या वैक्सीन लगवाई जाए और कब नहीं। बाजू का हम ये कहते हैं कि जनाब इधर ही गिरा कि जगह साफ थी, कोई मसला नहीं है, बच्चा गिर गया, चोट लग गई, तो कहाँ कहाँ ज़रूरी है कि वो वैक्सीन होनी चाहिए, इस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी कुछ आँखों की हम बात करेंगे जो कि बड़ी नेमत है। जो अफराद इस नेमत से महरूम हैं उनका दर्द हम या आप कभी नहीं समझ सकते। लेकिन आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहौसलामंद खातून आर्टिस्ट से हम करवाने वाले हैं जो कि ख़ुद नाबीना है, लेकिन उन्होंने अपनी माजूरी को अपनी ताकत बनाते हुए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया, कामयाबी हासिल की। तो डॉक्टर ज़रीना हसन की आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है जो कि हम आपको दिखाएंगे। माजूरी मजबूरी नहीं, डॉक्टर जरीना हसन ने साबित कर दिखाया। बिनाई से महरूम डॉक्टर जरीना हसन आंख वालों के लिए मिसाल बन गई। बसारत से महरूम मुसव्विरा ने ऐसे खूबसूरत फनपारे और स्केच बनाए कि देखने वाले हैरान हो जाएं। कुदरत के हसीन मनाजिर को अपनी दिल की रोशनी से मुनव्वर करती आर्टिस्ट परिंदों के शाहकार बनाने की भी माहिर हैं। कराची से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर जरीना हसन ऑयल पेंटिंग के अलावा पेंसिल और चारकोल से स्केच बनाने की भी माहिर हैं। 2017 में अपने फन मुसव्वरी के सफर का आगाज करने वाली डॉक्टर जरीना उन खवातीन के लिए आला मिसाल हैं जो मुश्किल हालात में भी कुछ करने की उम्मीद रखती हैं ताकि वो भी मुल्क के रोशन मुस्तकबिल में अपना किरदार अदा कर सकें। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिदा फरमाई और फनपारे देखकर हम तो दंग रह गए। डॉक्टर जरीना हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आज की सुबह और आज का दिन की जो है वो आपने समझे रिकवरी करवा दी, क्योंकि आप इतनी खुश हैं माशाल्लाह और ऐसी नेचर है आपकी और ऐसे फनपारे हैं आपके कि अब हमें लग रहा है कि जी आज के दिन का जो हासिल होता है ना वो मुकम्मल हो चुका है। तो उसके लिए तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया जी। मौसम बदल रहा है, चिड़िया भी बहुत खुश है, आपको शायद आवाज़ आ रही है, दरख्तों में चहचहा रही हैं सुबह सवेरे से। बिल्कुल जी। अच्छा, हमें तो सिर्फ आवाज़ आती है डॉक्टर साहबा, लेकिन आपको तो उस चिड़िया के कलर भी नज़र आ जाते हैं, उसके खदो खाल भी पता चल जाते हैं और आप इतनी खूबसूरती से उसे कैनवस पे उतार देती हैं। ये कब से आपने शुरू किया और कब आपको लगा कि आपको ये पेंटिंग का जो है वो शौक है? पेंटिंग जी 2017 में शुरू हुआ, जैसे आपने बताया ना। 2015 में दोनों आंखें ज़ाया हो चुकी थी, फिर एक साल लगा ज़रा ख़ुद को संभालने में, फिर 2017 में शुरू किया। लगाव था आर्ट से, पेंटिंग नहीं करती थी मगर गैलरीज विज़िट करना ये मुझे मतलब बहुत सख्त शौक़ था। तो जब नज़र आना बंद हो गया, एक तो वही जो फनपारे बाकी आर्टिस्ट जैसे गुलजी हो गए और ग्लोबल ऑल आर्टिस्ट भी, तो उनके भी नक्श ज़हन में थे। इम्प्रेशनिस्ट जो है उनका काम बहुत पसंद था और फिर जो सुन रही थी, जो महसूस कर रही थी, उसको एक्सप्रेस करना था, उसको उभर के आना था। तो फिर पेंटिंग सिखाई ख़ुद को और बहुत लुत्फ़ आता है। अब एक कॉज के लिए भी ये एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो शौक़ भी है, प्रोफेशन भी बन गया है और एक्टिविज़म के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर जरीना, मुझे बताइएगा कि आपको एक पेंटिंग बनाने में कितना वक्त लगता है और किस तरह मैनेज करती हैं टाइम आप?
सैरिश डिपेंड करता है, जब जनून आता है ना, इंस्पिरेशन, तो कभी 3 भी एक दिन में बन जाती है। कैनवस के साइज़ पे होता है, जैसे मेरी कुछ हैं 5 फीट बाई 3 फीट हैं, उनको बनाते बनाते कुछ महीने लग जाते हैं। जो वाटर कलर्स हैं वो बहुत क्विक होते हैं, क्योंकि वाटर कलर्स आपको गलती की भी गुंजाइश नहीं देता, ज़्यादा वक्त भी उसमें टाइम बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो वो यानी घंटे 2 में बन जाते हैं। तो कैनवस साइज़ पे भी होता है। फिर कुछ फेज़ आता है बैक टू बैक, तकरीबन 1-2 महीनों में 100 तक बन जाती हैं। कभी फेज़ आता है कि मसरूफियत है या कोई इंस्पिरेशन, 3-4 महीने गुजर जाते हैं जब ब्रेक आई होती है, उस दौरान कुछ लिख लिया। नहीं, तो डॉक्टर साहब आप मुझे क्या बताएगा कि कुछ ये आप कह रही ना कि ये इंस्पिरेशन आती है या फिर ये एक पैशन भी होता है, तो इसके लिए मैंने अक्सर देखा है मुसव्विर हों या फिर लिखने वाले हों, उनको ना एक ख़ास माहौल चाहिए होता है जिसमें वो अपना काम करते हैं कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे और वो जो सोच रहे हैं उसको बाकायदा उस तरीके से उसकी तकमील हो सके जो वो बनाना चाह रहे हैं। आप बताइएगा, आप किस तरह के माहौल में काम करती हैं? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं जी आउटडोर्स, मुझे नेचर के साथ, कुदरत के साथ बहुत सख्त जो कनेक्शन है, आप सही तो जगह पे अंदर मौजूद हैं कमरे में मैं बंद नहीं हो सकती, हैव टू बी आउटडोर्स। हाँ जी, बिल्कुल। चिड़ियों की चहचहाट जो आपने इस वक्त सुनाई है हमें, आपकी इंस्पिरेशन चल रही है। हाँ। इस वक्त जो है वो सारे जो है वो आप ख्यालों में, तसव्वुर में जो है वो ले आई हैं कि अब आपने क्या बनाना है। बस ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। ये आजकल में चिड़ियों की एक सीरीज दोबारा शुरू होने वाली है। अरे वाह, जबरदस्त। की चिड़ियों की। सही। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा कि आगे आपके क्या प्लान्स हैं, अपने इस प्रोफेशन को आप कहाँ तक लेकर जाना चाहती हैं? एग्जीबिशंस क्या आपने सोचा हुआ है या रिसेंटली कुछ प्लान किया हुआ है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, एग्जीबिशंस तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे 2017 में शुरू किया तो उसी साल पहली सोलो एग्जीबिशन होगी, और हर साल कोविड के अलावा, कोविड में वर्चुअल थी, बाकी जो है इन पर्सन सोलो एग्जीबिशन माशाल्लाह हर साल होती रही हैं। तो इसी को आके लेके चलना है, बेहतर से बेहतर जो अपना स्किल है उसको भी और रिफाइन करना है, बाकी मीडियम भी एक्सप्लोर करने हैं। अब मेरे बहुत अरसे से शौक़ है कि मैं स्कल्पचर बनाना सीखूं। अरे वाह। वो एक गोल है। फिर ये अब इंशाल्लाह एग्जीबिशन जो है अगले साल सिंगापुर में एग्जीबिशन होने वाली है, 2 साल से कैलिफोर्निया में भी होती है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल होती रही है। तो इसी के ज़रिए फिर एक किताब शाया करना चाह रही हूँ। कुछ मेरे मज़ामीन हैं जो मैंने लिखे हैं, तो उसमें मैं ये पेंटिंग्स के प्रिंट्स इंक्लूड करके, और किताब के लिए मैं थोड़ा इंतज़ार कर रही हूँ कि ऐसे पब्लिशर हो कि जो ब्रेल में भी साथ ही छापें, उसका जो है पॉडकास्ट या USB के ज़रिए ऑडियो वर्जन भी हो कि सब के लिए एक्सेसिबल हो। माशाल्लाह, बहुत खूब। इसका मतलब है कि आप तो बहुत कुछ कर रही हैं और अल्लाह ताला आपको इसी तरह मजीद कामयाब करते रहें और आप ऐसी मेहनत भी करती रहें। बहुत अच्छा लगा है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते वेरी क्विकली मैं एक सवाल, टाइम हमारे पास कम है, मैं जानना चाहूँगा कि देखिए आप माशाल्लाह इतना जिंदा दिल हैं और लोग जो हैं वो ज़ाहिरी तौर पर अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को जो है वो एक मायूसी के फेस में ले जाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए आप जो है कोई मैसेज दें कि किस तरीके से अपनी कमज़ोरियों को छुपा कर अपनी बहादुरी वाली साइड पर जो है वो आया जा सकता है। हाँ जी, कमज़ोरियों को छुपाना क्या है जी, कमज़ोरी को कमज़ोरी समझना नहीं है और उसको भी अपना एसेट समझ के आगे बढ़ना है। हर किस्म के इम्तिहान आते हैं, आजमाइशें आती हैं ज़िंदगी में, जिस्मानी भी आते हैं, फाइनेंशियल भी आते हैं, इमोशनल भी आते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई इम्तिहान आता है किसी न किसी मरहले पे। हिम्मत नहीं हारनी है और जिस चीज़ पे भी ईमान है, जो भी उसको ईमान को पुख्ता रखना है, उम्मीद को हाथ से नहीं जाने देना। और ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, हम अपनी नेमतें ज़रा ज़्यादा गिने ना, ज़रा शुक्र ज़्यादा करें, जो कमी है बड़ी अच्छी उसके बात ऊपर ना फोकस करें और मुतबादिल रास्ता अल्टरनेटिव ढूंढें। यकीन की ताकत है। डॉक्टर जरीना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। बड़ी इंस्पिरेशन हमें हासिल हुई है और यकीन कीजिए कि ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अब तो तब्दील हो गया।
बिल्कुल। और अच्छा, मैं चाहूँगी क्विकली डॉक्टर साहब अगर आप जल्दी से मुझे बता दें, जो मैंने आपसे सवाल किया था कि हम बिल्कुल ब्रेक का वक्त होने वाला है, क्या हमें ये टेटनस के इंजेक्शन कब कब ज़रूरी है कि लगवाने हैं, ये वैक्सीनेशन? देखिए जी, ये लोगों को शायद इल्म नहीं है, हुकूमत ने इतना बेहतरीन तोहफा दिया हुआ है लेडीज़ को और बच्चों को। हर प्रेग्नेंट लेडी को 5 टीके लगने चाहिए टेटनस के, एक जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो, एक जब लग जाए, दूसरा 1 महीने के बाद, इसको कहते हैं TT1 TT2, और तीसरा 6 महीने के बाद। यानी पहली प्रेगनेंसी में 3 टीके लग जाते हैं, इसके बाद अगली प्रेगनेंसी में ये 1 साल के बाद, इससे अगली प्रेगनेंसी में 1 साल के बाद, यानी 5 टीके लगते हैं। इससे वो खातून ज़िंदगी भर टेटनस से महफूज रहेगी, कोई भी चोट लगेगी उसको टेटनस का खतरा नहीं होगा। उसका जो बच्चा पैदा होगा वो शुरू के महीनों में जब तक उसको टीके नहीं लगते वो टेटनस से महफूज रहेगा। क्योंकि पहले हमारे मुल्क में नौज़ायदा बच्चों में टेटनस बहुत होता था, अल्लाह को शुक्र है कि बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। अब बच्चों की बात आ जाए, हमारे EPI प्रोग्राम में बच्चों को 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में एक वैक्सीन लगती है जिसको कहते हैं पेंटावैलेंट। जी, पेंटावैलेंट में 5 वैक्सीन होती है जिसमें से एक टेटनस की वैक्सीन होती है। ये वैक्सीन बच्चों को कई साल तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इसके बाद बच्चे को, ये हमारे EPI प्रोग्राम में अभी शामिल नहीं है लेकिन इंशाल्लाह जल्द शामिल हो जाएगा, सुबह पंजाब में लगना शुरू हो गया। ये तो होता है। जो सैरिश का सवाल था मैं चाहूंगा वेरी क्विकली आप बता दें कि जो सड़क पे गिर जाए या कील भी लग जाती है उसके ऊपर ये कंपलसरी है ना? जी, मैं ये बता रहा हूँ ना, 1.5 साल की उम्र में बच्चे को वैक्सीन लगती है, इसके बाद 4.5 साल पे लगनी चाहिए। ये जो वैक्सीन अगर किसी बच्चे को लग जाए तो बच्चा 10 से 15 साल तक महफूज रहता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ है। नाजरीन, हमें लेना होगा एक वेरी क्विक ब्रेक जो कि प्रोड्यूसर साहब ने बता दिया है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और कहते हैं अगर वसाइल ना हो तो क्या हुआ, अगर कुछ करने की ठान ली जाए तो फिर रास्ता खुद ही निकल आता है। हीरो पाकिस्तान में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे ही नौजवान से जो कि किक बॉक्सर हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई फाइट्स भी और कई मेडल्स भी और कई टाइटल्स जीतकर पाकिस्तान का नाम बुलंद कर चुके हैं। हालिया दिनों में कजाकिस्तान से भी होने वाली एक इंटरनेशनल फाइट जीते हैं और साथ साथ थाईलैंड में मुआय का भी टाइटल जीत कर आए हैं। आगा कलीम साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि देखने में मोहम्मद रिजवान भी लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। आगा, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आपने इतने सारे टाइटल जीते हुए हैं। पहले तो ये मैं गिन भी नहीं पाया इन्हें ब्रेक के दौरान, लिटरली जितने आपने जीते हैं, तो माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि लोग ये ना समझे कि शायद ये मेरे हैं। नहीं हमने इनका तारुफ काफी देर से कराया, कसम खुदा की नहीं समझेंगे। अच्छा, आगा कलीम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी उस दुखती रग की जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितना भी टैलेंट है, स्पेशली MMA से रिलेटेड, उन लोगों का तो है ये कि जनाब इनको स्पॉन्सर नहीं मिलता। बहुत सारी फाइट्स इंटरनेशनल लेवल की जिसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और इनको ये महसूस होता है कि लावारिस है शायद। ऐसे ही बिल्कुल। वैसे भी सबसे पहले मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अच्छी को इतनी इज़्ज़त बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एशियन चैम्पियन बना, वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने खेली, इंटरनेशनल खेला। ये सब मेरे माँ बाप की दुआएं, उस्ताद करम की दुआएं की बदौलत में हुआ। तो कहने का मतलब ये इतनी चैम्पियनशिप विंस करने के बावजूद जो है हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। अब मैं यकीन करें 6 इवेंट्स मेरे कैंसिल हुए जिनके मेरे पास वीज़े पड़े हुए हैं, जो वीज़े आए हुए मगर मेरे पास टिकट नहीं है। एशियन चैम्पियनशिप खेला तो इसके बाद जो ये 4 इवेंट कैंसिल हुए, लोगों से अपील करता रहा। मतलब गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट नहीं किया मुझे। अगर सपोर्ट किया तो ओवरसीज सपोर्ट किया, जो एहसान अहमद भाई USA ताल्लुक इनका, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। मतलब कई बार सपोर्ट किया, थाईलैंड के सपोर्ट किया, कजाकिस्तान का सपोर्ट किया और बहुत सारी चैंपियनशिप की सपोर्ट किया। मतलब अब तो जो रोल निभा रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का, वो एहसान भाई निभा रहे हैं, वो कोई और नहीं निभा रहे। यानी वो जाती तौर पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बोर्ड या फेडरेशन नहीं कर रहा? नहीं कर रही। कोई फेडरेशन है इस वक्त जिससे आप ये राब्ते में रहते हैं या किस तरीके से? फेडरेशन को हम बोलते हैं कि इवेंट है ना, तो मतलब क्या इवेंट है, मतलब कहते हैं हमें वीज़े के पैसे भेजो, वीज़े का अलग भेजो, फिर टिकट अलग बंदोबस्त कराओ, उसके बाद अकोमोडेशन जो आपकी रिहाइश वगैरह खाना पीना उसका अलग बंदोबस्त करो। मैंने कहा फिर मेरे खेलने क्या फ़ायदा, मैं जाऊँ वहाँ मार खाऊँ भी, मारूँ भी और मुझे कुछ लगे नहीं। जब मैंने फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट किया तो आज से बेसिकली मेरा ताल्लुक जो कोयटा से पश्चिम के करबला से ना, तो जो मेरे वालिद साहब वो 8 साल की उम्र कराची में आए, काम करे चाय के होटल पे, तो उनको काम करते 50 साल हो गए होटल पे काम, अभी तक काम करे होटल पे। तो मैं जब आया तो मुझे 15 साल हो गए होटल पे मैं काम कर रहा हूँ, साथ लगा हूँ। तो 4 साल पहले मैं अकेडमी गया क्लब, तो वहाँ देखा तो वहाँ पर मतलब किक बॉक्सिंग हो रही थी। मैं 3-4 दिन वहाँ बैठा, उसने कहा यार 3-4 दिन आप यहाँ आ रहे हो,
आपको कोई एडमिशन लेनी है तो मुझे बताओ। मैंने कहा सर एडमिशन लेनी है मगर मेरे पास फीस पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो मतलब सर ने कहा इतनी सी बात है। कहा जी। सर ने मुझे वहाँ का एडमिशन दिया और उसके बाद जो है मैं वहाँ तरह मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। मतलब 4 दिन हुए। सर ने कहा फाइट करोगे? जाहिर सी बात है हम दिलेर लोग थे। बिल्कुल आपने कहा सर मैं रेडी हूँ फाइट के लिए। फाइट मैंने पहले फाइट की, मैं हार गया। उसके बाद सेकंड जो मेरी चैंपियनशिप थी सीजन 2, वही बंदा सामने आया, उसको मैंने दोबारा नॉकआउट किया। उसके बाद मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला 10 टाइम्स में आल कराई चैंपियन हूँ। उसके बाद मैं आल सीनियर चैंपियन हूँ 10 टाइम्स हूँ, 3 टाइम वुशु चैंपियन हूँ, 3 टाइम इंटरनेशनल हूँ, 4 टाइम इंटरनेशनल हूँ। तो मतलब इतनी जब मैंने नेशनल वगैरह खेली तब मुझे इतना मतलब परेशानी नहीं थी क्योंकि मैं बाहर तो गया नहीं था। अब जब पहली बार मैंने सुना कि यार आपकी फ़ाइट बाहर है कजाकिस्तान में, एक बार खुश भी हुआ कि चलो मुझे टिकट भी मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जब उन्होंने कहा कि आपको टिकट खुद करना है और वीज़ा की फीस भी आपने खुद देनी है, तब जाके मैंने मायूस में कहा आप चाय के होटल में काम करते हो, 3-4 लाख रुपए आप कहाँ से दोगे? टिकट सिर्फ 1.5 लाख का टिकट था और वीज़े के अलग से पैसे $50 मांग रहे थे। तो मैंने कहा सर मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं, मैं तो मुश्किल है कि मैं जा पाऊँ। तो फिर उसके दौरान मैंने बहुत अपनी मतलब फेसबुक को यूज़ किया, आगे पीछे मतलब अपनी कोशिश मैंने बहुत की। तब जाके एक बंदा जो एहसन भाई को जिक्र किया मैंने, वो आए, उन्होंने सपोर्ट किया, बोला आप जाओ खेलो, मैं आपके साथ मौजूद हूँ। जब मैं दुबई पहुंचा, अब देखो सर मजे की बात, जब दुबई पहुंचा मेरे से फ्लाइट मिस हो गई। फ्लाइट मिस हो गई सर, 4 दिन में गुजारे। 4 दिन पहली मरतबा आप फ्लाइट में बैठे थे? पहली मतलब मुझे इतनी कोई समझ नहीं थी किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है। तो मतलब 4 दिन मैंने वहाँ गुजारे था उसके शारजा एयरपोर्ट पे। 4 दिन पिकिंग करे, 4 दिन मैंने रोटी तक वहाँ नहीं खाई है। सिर्फ जो मैं अपना डाइट वगैरह ले गया था ना, मतलब कुछ मैंने डाइट वगैरह जमा की थी, ड्राई फ्रूट वगैरह, वो मैं वहाँ खाता रहा, उसको मैंने खत्म कर दी। और सर यकीन कर हम 4 दिन सर बैठे हुए थे, मतलब वहाँ लेटने की जगह तक नहीं थी। सही बात है। एक दिन सर नहीं, एक दिन मुझ पे ऐसा गुजरे ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब टाइम मेरे पे गुजरा नहीं था। फिर मैं सर ने कहा 4 दिन साहब मौजूद हो? एहसन भाई ने कहा, मैंने कहा जी। बोला भाई तो मुझे बोलो ना। मैंने कहा यार किस तरह बोलो, शर्म आती है यार बार बोलते हुए। बोला भाई मैं मौजूद हूँ। टिकट करवा के दी, 3 टिकट। दोबारा मुझे कजाकिस्तान में पहुंचे। जब मैं वहाँ पहुंचा तो भाई देख रहा हूँ वो मुझसे जो है वेट में बड़ा है। बोला भाई आप बहुत लेट आए हो, आप जो चैंपियनशिप की तारीख थी वो 26 थी, अभी जो है फाइट चल रही सीनियर्स, आप जो थे जूनियर में थे। तो मैंने कहा मैं सीनियर में खेलूँगा। बोला सोच। तो मैंने कहा ठीक है। जब वेट के तो वो मुझसे 5 kg ऊपर था। बोला इफ़ यू वांट टू प्ले प्ले इट, इफ़ यू डोंट वांट टू प्ले गो बैक पाकिस्तान। मैंने कहा मुझे खेलने है भाई, खेलने के लिए अंडर वेट के। तो मैं जब मैं वहाँ उतरा तो मैंने जुमे का दिन था, नमाज़ पढ़ा, अल्लाह मांगा कि अल्लाह तू मुझे इज्जत दे दे, जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ तो मुझे कामयाब कर दे बस। तो मैं जब रिंग में उतरा, मैंने उसको 2-3 पंच मारा, एक निक मारा, मैंने उसको 20 सेकंड में नॉकआउट किया। वहाँ पर कजाकिस्तान के शहर कराकंदे में मैं वहाँ पर रिकॉर्ड रख के आया हूँ 20 सेकंड में नॉकआउट करना। ये वहाँ पर सबसे फास्टेस्ट नॉकआउट मेरा किया है। जब मैं यहाँ कराची आया तो मुझे उस तरह की रिस्पॉन्स नहीं मिली। मैंने सोचा यार अब सब सपोर्ट करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, 20 सेकंड में रिकॉर्ड रख के आया हूँ, तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा किस तरह जल्दी मैंने उसको नॉकआउट किया। तो जब मैं आया तो मतलब लोगों ने इतने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मीडिया मतलब उन्होंने तो इंटरव्यू वगैरह की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला जो मैं चाह रहा था कि मुझे रिस्पांस मिले। फेडरेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, ये आपका एक गिला है। अच्छा, ये जो फाइट आपने अभी हमें बताया कि आप जिम गए 4 साल पहले और वहाँ बैठे हुए थे, और आपके जो उस्ताद उनका नाम बताइए सर। उनका नाम जो इकरार टाइगर है। हाँ, इकरार टाइगर साहब जो है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था सर, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमें एक इंटरनेशनल फाइटर मिला है। अच्छा, अब थोड़ी सी गेम की बात करते हैं। ये तो हालात हो गए आपके, अब लोग जो कि एमएमए में आना चाहते हैं, जिन्हें मौथाई बहुत पसंद है, जो कि फैन है इस चीज़ के, इस गेम के, तो वो प्लान भी जाना चाहते हैं। आपने बताया 20 सेकंड में आपने नॉकआउट कर दिया, यानी आप चोक करने की तरफ नहीं जाते हैं, आप अटैकिंग पे खेलते हैं, ये तो इससे वाजे हो गया। अब तो अपने गेम के बारे में बताएं। जी, मैं जब मैं गया तो मैंने पहले इसको अटैक मारा, ठीक है, 1-2 क्रॉस के साथ अटैक किया। उसके बाद मैंने जो लेके आम बार में लगा दिया, इसको आम बार चोक तो लगा दिया। देखो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारी यंग जनरेशन है जिनका ताल्लुक मिडिल फैमिली से, उनको मैं कहूँ आप लोग इस तरफ ना हो। अच्छा, क्योंकि यहाँ सपोर्ट नहीं है। ये कैसे? आप खुद तो आ गए, मतलब जिस तरह मैं आया मुझे पता है मैं किस तरह आया हूँ, कितनी तकलीफें मैंने काटी है। मैंने कह रहा हूँ मैं 12-12 घंटे होटल पे मैंने काम किया है, मैं क्लब नहीं गया हूँ। मैंने होटल के दौरान वहाँ एक रूम बनाया हुआ, वहाँ पर मैं वहाँ पर ट्रेनिंग करता रहा, उसमें वहाँ ट्रेनिंग करता रहा, मेहनत करता रहा। जितनी तकलीफें मैंने उठाई है मुझे पता है, कितनी तकलीफें मैंने उठाई है, जितने मुझसे गुजरे हैं ना, तो मुझे पता है। अब जब मैं थाईलैंड के लिए जा रहा था ना, अब 4 इवेंट तो कैंसिल हो गए। अब मैं लोगों के पीछे घूमता कि यार लगे चेयरमैन ये सर मेरी इवेंट आ रही है यार, अब क्या हो गया यार, किस इवेंट की बात करो, मतलब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे। फिर जाके खलीक रहमान शास्त्री जो लगे चेयरमैन को हमने कहानी सुनाई, सर इस तरह मैं बड़ा मजबूर हूँ, मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जीत कर आऊँगा, उसके बगैर मैं नहीं आऊँगा। आप सब थोड़ी मेहनत कोशिश करें कि मैं टिकट मेरा हो जाए। अब उनको मैं ये नहीं कहा कि आप मुझे टिकट रिहाइश का भी करवा के दे, सिर्फ मैंने टिकट का कहा है। तो जब हाफिज़ नईम रहमान साहब ने जो है मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे टिकट करवा के दिया। अब जब मैं थाईलैंड पहुंचा, यकीन कर मेरे पास रिहाइश नहीं थी। अब वहाँ पर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा वहाँ जब मैंने गया वहाँ पर पाकिस्तानी थे, उनसे मैंने कहा सस्ता रिहाइश, बोला भाई तो महंगी यहाँ पर रिहाइश। तब मैंने ट्विटर यूज़ किया, ट्विटर में 4-4 घंटे उसमें वाला स्पेस में मौजूद रहा। तब जहाँ पर वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने मेरी हेल्प की, ऑनलाइन जो गए मुझे होटल करवा के दिया। होटल मैंने रिजर्वेशन वही करवाई, थाईलैंड में करवाई। उसके बाद चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ, 12 दिन का चैंपियनशिप था।
तो उसमें मतलब डेली बेस पे वेट होता है, फाइट होती है, वेट होता है, फाइट होती है। तो मतलब अब मेरा वेट 51 था, तो वहाँ पर 49 kg का फाइटर आया, मुझे कह रहा है कि इज देयर एनीवन फाइटर हु कैन फाइट मी इन 49 kg। मैंने कहा यही मौका है कि चौका मार दो। मैंने कहा माई वेट इज़ 51 सो आई विल ट्राई कि मतलब थर्ड करूँ उसको। बोला गुड, हाथ मिलाया, बोले लेट्स सी इन रिंग। मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह। और भाई मैंने इलीगल तरीका थोड़ा इस्तेमाल किया, ड्रॉप्स वगैरह, मतलब अपने सारा वेट निकाल दिया। तो वो वाटर वेट होता है, वैसे उसे इलीगल नहीं कहते, उसे क्विक रिस्पांस कहते हैं। वो ये आपका एक मेरे लिए शॉर्टकट होता है। आप इसके ब्लैक कॉफी के भी जो है वो 2 पैकेट आधे कप पानी में पी सकते हैं। मतलब सर वो मेरे लिए इलीगल, मतलब क्विकली जाता है, मतलब वो मुझे नुकसान दे रहा था, वो उसने मुझे बहुत वीक कर दिया, बहुत नुकसान दिया। तो 49 kg में आया, उसको मैंने मतलब तीसरे राउंड में उसको नॉकआउट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे कराची के मेयर जब मुर्तज़ा साहब ने मेरे लिए मतलब उन्होंने 3 ऑप्शन रखे कि आपको मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, एक जो है टिकट का, वो एक जो है नौकरी का, और एक जो है आपको अमाउंट का। तो मैं बड़ा खुश हो गया, चलो ये तुमने नौकरी मिल जाएगी। तो सर ने कहा आप नौकरी नहीं, मतलब आपको मैं अमाउंट या टिकट को कर दूँ। मैंने कहा सर जाहिर सी बात है आप चेंज हो जाओगे तो अमाउंट ठीक रहेगी मेरे लिए। तो अब जैसे मैंने उन्होंने मुझे मतलब कुछ अमाउंट दी और कहा आप नेक्स्ट टाइम आओ। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम से जाने लगा तो मतलब वो अट गए थे, एडमिनिस्ट्रेटर साहब से अट गए थे। अब दोबारा वो कराची के मेयर बन के आया, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर जो आपने मतलब वो अनाउंसमेंट मेरे लिए की थी वो मुझे जो है दी जाए। अब आप जाके मिले उनसे मेयर बनने के बाद? सर उनके जो पीएन से मैंने रिक्वेस्ट नहीं भाई, मैं भी आपकी जानिब से रिक्वेस्ट कर देता हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब, बड़ी गुजारिश होगी आपकी, बल्कि आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं ही अपनी वालदा की तरह, और आपका तो एक लेगेसी चलती आ रही है कि लोगों की मदद भी करते हैं। तो टैलेंट की कदर आपने की बिल्कुल, पिछली मरतबा भी जब आप एडमिनिस्ट्रेटर थे और इस वक्त आप मेयर हैं, तो जो वादा हुआ था उसे वफा कीजिए सर, और इनकी जो है मदद कीजिए। बहुत जल्द जो है वो आपसे मुलाकात करने के लिए भी आएंगे। अभी आपको पता है अपने यूसी के चेयरमैन में मुंतखब हुए हैं, तो काफी खुश दिखाई दे रहे थे टीवी पे, तो इसी खुशी में इनको भी खुश कर दें, और इनके साथ जो आपने एक वादा किया था उसको वफा होना चाहिए, और टैलेंट की जाहिर है कदर होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि फिर अब आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो, अपनी डाइट कैसे मैनेज कर रहे हो, जिम जो जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, कैसे फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हो, कौन सपोर्ट कर रहा है अभी? यार इस सबसे पहले आगा जो है ना मेरे जहन में रह के आपकी स्टोरी चल रही थी, मैंने रोकना मुनासिब नहीं समझा। ये बता कितने लोगों ने आपको कहा मोहम्मद रिजवान लगते हैं और बोलते भी वैसे? यार अगर सर मैं अगर मेरी इंटरव्यू उठा के देखें उससे बहुत लोगों ने कहा क्या मोहम्मद रिजवान लगते हो, और कुछ लोगों ने फेस पे भी कहा, इसे अपना भी आपने फेस पे कहा, मतलब उनकी तरह मैं दाढ़ी थोड़ी उसकी तरह है ना, थोड़ी सी लाइट, मतलब थोड़े से हेल्दी हैं आपकी निस्बत, आप थोड़े वो मतलब मैं हेल्दी हो सकता हूँ अगर मैं इसको ना डाइट प्लान छोड़ दिया। तो आपने डाइट प्लान की बात की तो मैं बताता हूँ, डाइट प्लान हमारा चाय पापे, कावा चाय और पापे खाता हूँ। मतलब वो जो मैं अफोर्ड नहीं करता हूँ, जो डाइट प्लान है वो मतलब जो मतलब देसी तरीके से वो अच्छा है ना, वो तो यार वो बड़ा महंगा होता है। चाय पापे सही है, ये बताओ उसके बारे में डिटेल। चाय पापे मतलब मैं सारा यूज करता हूँ, मतलब अगर मेरी डाइट फाइट आ रही है ना तो मतलब मैं सुबह नाश्ता नहीं करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को 2 बजे उठता हूँ, ठीक है, मतलब कावा चाय पीता हूँ, मग्गा भर के 4-5 कप के अंदर होते हैं, बिल्कुल चीनी कम, उसमें मतलब पापे 4-5 पापे का है। उसके बाद ट्रेनिंग करता रहा रात को दोबारा चिकन का है, थोड़ा सा वो बना हुआ मतलब घर पे बनाया हुआ, तो चिकन खा लेता हूँ। और मतलब ये 2 खुराक होती है, मतलब जूस हो गया उसका सेब का, और मैं ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ डाइट में। मतलब जब मेरी फाइट करीब आती है, जब मेरी फाइट नहीं होती मतलब फिर मैं जो है घर का बनाया सब कुछ खाता हूँ, जो घर पकता है वही खाता हूँ। अच्छा अब आप ये बताओ कि जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं इस गेम में उनको कोई टिप तो दो ना, वो क्यों आए सिर्फ? देखो ये बात अलग है कि भाई मैनेज करना मुश्किल है, बहुत महंगा गेम है, इससे हट के खेल ऐसा कैसे अच्छा खेल सकते हैं? मैंने अपनी रिसेंटली मतलब जनाब अली जफर साहब लेजेंड स्टार जो है पाकिस्तान के सिंगर जो है, उन्होंने मेरे से बड़ी कोऑपरेट की, और उन्होंने मुझे मतलब जो मैंने लोगों से उधार लिए हुए थे, ठीक है, उन्होंने वो भी मुझे चुका दिए जो उधार था, अली जफर साहब ने, ठीक है। और इसके अलावा उनको मैंने कहा सर मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कोई एकेडमी वगैरह जो है, तो उन्होंने बजाते खुद एकेडमी खोल के दिए मुझे, ठीक है। और मैं वहाँ पर ऐसे लोग आते हैं, मैं कहता हूँ जिनके पास फीस हो वो मुझे फीस दे, क्योंकि मैं जो मुझ पर गुजरी है मैं जानता हूँ। सही बात। जो मैं इस लड़के भी मेरे दोस्त को पता है, मैं उनसे फीस नहीं लेता हूँ। कुछ लोगों को मैं खुद अपने बजाते खुद जो यूज होते हैं सब मैं वो देता हूँ। अब मैंने एकेडमी खोली, इसमें कुछ लोग आते हैं उसको फीस नहीं देता हूँ, जो आते हैं मतलब 500-1000 लेता हूँ, ताकि इससे मेरी रोजी भी चलते रहे, रेंट भी मैं रेंट देता रहूँ वहाँ का। तो जी अली जफर साहब ने आपको थैंक यू अली भाई। और अली भाई का तो हमेशा से ये कहना है कि भाई हाजिर है, भाई हाजिर है, बिल्कुल। उन्होंने मुझे घर पे बुलाया लाहौर, मुझे घर पे बुलाया, मुझे वहाँ बड़ी इज्जत दी, मुझे मतलब जो उनसे हो सका उन्होंने मेरे लिए किया। अब आप आज तुमने बार बोलोगे जफर भाई टिकट दो, इसका टिकट दो, उसका टिकट दो, तो मतलब बंदे को शर्म आती है बार बोलते हुए, यार आप एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, तो मतलब मज़ा नहीं करते बार बोलते हुए। अब ये कि मतलब इस दुख से मैं यहाँ पर आया हूँ कि मेरे 2 इवेंट कैंसिल हो गए, 21 महीने अक्टूबर में और एक से पहले मंथ 2 इवेंट कैंसिल हुए। क्या सिर्फ टिकट नहीं था मेरे पास। अब कहाँ थे? उज़्बेकिस्तान वीज़ा आया हुआ है मेरे पास, मौजूद पड़ा है मोबाइल में। कजाकिस्तान अभी टीम गई है, टीम होके आ गई। अगर मैं वहाँ जाता तो मैं इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता मैं वहाँ पर मेडल मतलब गोल्ड लेकर आता। जितने मुझे मौके मिले मैंने परफॉर्म किए, मेडल लेकर आया, पता नहीं फिर भी मुझे क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है।
अच्छा, आपको बोर्ड की जानिब से टीम गई है, आप नहीं गए, आपको नहीं भेजा गया। तो जो टीम गई है क्या वो भी इसी तरीके से, उसमें भी इतने चैंपियन फाइटर मौजूद हैं, उनके पास भी गोल्ड मेडल और ये टाइटल्स हैं जैसे आपके पास है? जी शायद मौजूद होंगे, ज़ाहिर सी बात अभी इनको मौका मिला है, वरना ऐसे तो किसी को मौका नहीं मिलता है। आप मतलब आप नेशनल चैंपियन होते हो तो उसके बाद आपको बुलाते हैं कि भाई आप आओ, आप इस काबिल हो कि आप इंटरनेशनल फाइट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्या वेट की तो कोई कैटेगरी नहीं थी जिस वजह से आपको चूज नहीं किया गया? हो सकता है इस बार हैवी वेट कैटेगरी हो? नहीं, वेट कैटेगरी नहीं थी, मतलब इशू नहीं था, मतलब उन्होंने मुझे ये कहा कि आप टिकट करो, ठीक है, आपको टिकट है। मैंने कहा टिकट नहीं है, बोला बस आप रह गए। मैंने कहा सर कुछ वही सा फेडरेशन से अब जो है उससे कोई टिकट निकाल लो मेरे लिए। बोला यार ये पॉसिबल नहीं है, पिछली बार मुझे कहा कि आप विन करो तो इंशाल्लाह हम आपको जो है टिकट दे देंगे। मैंने विन किया तो तभी टिकट नहीं मिला। हमारे पैनल प्रोड्यूसर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्यों नहीं आप लोगों को करता? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुझसे रब्ता किया, अगर वो देख रहे तो उनसे मैं यही कहूँगा, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट भी की कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, मुझसे नंबर लिया, कॉन्टैक्ट लिया, मगर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा, इनको सैलरी तो दूर की बात है, उन्होंने आपको फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया? रिस्पॉन्स तक नहीं दिया। मैं कहा सर, बोले इवेंट का, मैंने कहा सर इवेंट है थाईलैंड का, जब मैं थाईलैंड जा रहा था तो उन्होंने सब डिटेल ली और कोई रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा ये बताइए कि अच्छा सॉरी ये बताइए आगा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने इतनी फाइट्स लड़ी, आपने इतनी फाइट्स का जिक्र किया, आप इतने सर्वाइवल हैं और आप मतलब आपकी स्टोरी सुन के पता चल रहा है कि आप बिल्कुल जो है वो ज़मीन के साथ जुड़े हुए इंसान, एक आम आदमी आपके साथ ईजिली रिलेट कर सकता है। आपकी कोई ऐसी फाइट जो आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये तो मैं जीत ही नहीं सकता, या कुछ सोचा हो कि यार ये फाइट ऐसी है जिसे मैं मतलब जान की बाजी लगा दूं पर मैंने इसको जीतना ही जीतना है, उस फाइट का जरा हमें जो है वो ज़िक्र, ताकि लोग जो आपको देख रहे हैं और जो एमएमए ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरी फाइट थी, एमएमए की फाइट थी। तो मतलब वो फर्स्ट टाइम मैंने एमएमए मतलब पार्टिसिपेट किया, मतलब मुझे कोई समझ नहीं थी कि यार किस तरह लोग लगाने छोड़ लगाने। तो मैंने कहा मैंने करना है, हमारे में इतना जुनून करना है भाई, करना है। तो मुझे वहाँ पहुँचा तो मतलब फर्स्ट सेकंड राउंड मेरा जो है आम बार लग गया, मेरा हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया। मतलब हाथ मेरा इस काबिल उठ नहीं पा रहा कि मैं इसको उठाता। तो वो मतलब मैंने सोचा यार दौरान फाइट में कहा यार आप कलीम, अब आपने जो है हिम्मत नहीं हारनी है, अगर आप आज उठ गए इसका मतलब आप हमेशा कामयाब रहोगे, मतलब आपने गिरना नहीं है। मेरा हाथ टूटा, मेरी जो टेप टांगे सारी फ्रैक्चर हो गई, लगी हुई थी, सब कुछ बिल्कुल डैमेज हो गया था, मगर मेरी हिम्मत नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने विन की उस फाइट को, बाय चौक गिल्टीन चौक को मैंने लगाया, उसको मैंने विन की और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो थी फाइट मेरी बहुत टफ फाइट थी। अब रिसेंटली मैं गया पेशावर, तो वहाँ भी मेरी एमए की फाइट थी, एमएमए की मिक्स मार्शल आर्ट की। तो वो फाइटर था, 2 फाइट, मतलब जो मेरा फाइटर था वो उसने इनकार कर दिया कि मैं फाइट नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद वहाँ पर बैठे बैठे मुझसे मतलब 4-5 केजी बड़ा भी था और उम्र में वो बड़ा था, 4 बच्चों का बाप भी था। तो वो उन्होंने कहा भाई आई एम रेडी फॉर फाइट। मैंने कहा मसला नहीं, मैं इतना दूर से आया हूँ, तकरीबन लड़के तो जाऊंगा 24 घंटे सफर, 24 गया हूँ बस में, तो बगैर लड़े तो नहीं जाऊंगा, बगैर लड़े तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये बेल्ट थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। मुझसे मैं लड़ा हूँ तो भी बहुत टफ था, क्योंकि उसमें एक वो जोर, एक व्हील थी उसके अंदर। तो मैंने उसको भी उसको मैंने मारा है, तगा के मैंने मारा है। कौन से राउंड? लास्ट राउंड में मैंने आरएनसी लगाया उस पे बैक। अच्छा। लास्ट राउंड में मैंने आरएनसी लगा के उसको नॉकआउट कर दिया, 10 सेकंड रह गए थे। तो मतलब वो मेरे लिए बहुत टफ फाइट थी। और उसके अलावा जब मैंने पहली बार जब मैं उतरा ना रिंग में, इंटरनेशनल रिंग में, तो मतलब दिल में डर था कि यार यहाँ किधर आ गए हो, चारों तरफ आवाम इतनी बैठी हुई थी, इतना रश था कि यार अब किनके बीच आ गए यहाँ पर फाइट करने, यार यहाँ से भाग जाओ। तो मतलब मैंने फाइट की, तो पहले फाइट की, और एक वो मेरी पहली फाइट थी। जब मैंने फाइट देखा, मेरी फाइट से पहले बहुत डेंजरस फाइट हुई, खून मतलब पहली फाइट थी। अब उसके बाद आगा कलीम नेक्स्ट फाइट के लिए रेडी रहे। अब यकीन करें मैं भागने वाला था, मैंने खून देखा ना, खून में डर गया, पहली मतलब आप खून देखो डर गया, वो भी इंटरनेशनल, पता नहीं यहाँ हॉस्पिटल भी लेके जाए, यहाँ से भागने वाला मुझे मौका नहीं मिला। तो मैं रिंग में गया, अब तो तूने पठान का वो पावर दिखाना है, मतलब आप पश्तून के बच्चे हो तो आपने वो दिखाना है जोर, मैं कहाँ से लड़के आया हूँ, कहाँ से ताल्लुक मेरा कहाँ से, और दिखाना है करके दिखाना है। तो मतलब मैं रिंग में उतरा तो चीज़ पे ज़हन से निकल गई कि अब उसको मारना है बस, ये चीज़। चलो भाई, आपसे और भी बड़ी अच्छी बातें, आपका एक्सपीरियंस सुनेंगे हम। अभी कुछ खेलों की बात हो रही है, तो एमएमए के बाद कुछ स्नूकर की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में स्नूकर का जब भी नाम लिया जाए तो नौजवान एहसन रमज़ान का नाम फ़ौरन हमारे जहन में आ जाता है। आप को याद होगा कि अभी पिछले साल ही उन्होंने दुनिया भर में कम उम्र वर्ल्ड एमाचोर जो स्नूकर चैंपियनशिप थी उसका होने का एजाज़ अपने नाम किया है। तो रवां साल पाकिस्तान की तरफ से दोहा में होने वाली आलमी स्नूकर चैंपियनशिप के लिए 4 अपनी टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें एहसन रमज़ान, मोहम्मद नसीम अख्तर, बाबर मसीह और मोहम्मद सज्जाद शामिल है। वेलकम टू द शो एहसन। सबसे पहले आप ये बताएं कि इंटरनेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान की तरफ से 2 टीमें शिरकत कर रही हैं, मोहम्मद सज्जाद, बाबर मसीह और नसीम अख्तर भी टीम में शामिल हैं। वहाँ किस तरह के मुकाबले हो रहे हैं, नाजरीन को थोड़ा इवेंट के हवाले से आगाह कीजिए। अच्छी तैयारी से आए हैं और दुनिया की बेहतरीन टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे माजी में परफॉर्मेंस रही है
इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान की 2 टीमें हैं, दोनों ही फाइनल में। अच्छा हसन, आप पहले भी हमारे शो में शिरकत कर चुके हैं और नए आने वाले टैलेंट को इस खेल में एंट्री के लिए मुल्क भर से जो नए आने वाले खिलाड़ियों ने मशवरा आप क्या देंगे और नए इस टैलेंट को कैसे आप नए आने वाले लड़कों को आप देख रहे हैं, इनकी सलाहियतों को मजीद कैसे निखारा जा सकता है, क्या बताएंगे? देखें, नया आने वाला जो टैलेंट है मैं समझता हूँ कि ये हमसे भी बेहतर होगा और उम्मीद यही है कि देखें कोई भी ममालिक हो तो उसमें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एकेडमी होनी चाहिए ताकि प्लेयर वहाँ पर जाएं, अपनी प्रैक्टिस वगैरह करें। अगर ऐसी चीज़ें मिलेंगी प्लेयर को तो आने वाले टाइम में और बेहतरी हो सकती है। अच्छा एहसन, अगर यूं कहा जाए कि कौमी सतह पर स्नूकर के लिए माहौल साजगार है तो गलत ना होगा, क्योंकि नेशनल लेवल पर भी कई बड़े मुकाबले होते नजर आ रहे हैं। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो खिलाड़ियों को मजीद कौन सी सहूलियात हैं जो कि फराहम करें? अल्हम्दुलिल्लाह जी पाकिस्तान में स्नूकर का जो रुझान है ये एक अरूज पर है और देखें गवर्नमेंट को प्लेयर्स का साथ देना चाहिए, फेडरेशन का देना चाहिए। अगर कोई भी आर्मी चैम्पियन बनकर आता है तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी उसके लिए ये चीज़ होती है कि उसको एक अच्छी जॉब मिले ताकि वो अपना उसका कोई डिपार्टमेंट हो ताकि प्लेयर अपनी गेम पर फोकस रखे। कम से कम उसके लिए एक प्राइज़ मनी सेट होनी चाहिए कि कोई भी प्लेयर जब जीत कर आए तो हम उसे ये देंगे ताकि प्लेयर हमेशा अपने गुमान में ही ना रहे कि यार मैं यहाँ से वापस जाऊँगा पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। तो इसलिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि खेलने वाले को खेलने से पहले पता हो कि यार मैं अगर मेहनत करूँगा इस मुकाम तक आऊँगा तो ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन आप हमारे से। और आगा जान आप बताइए आगे का क्या प्लान है? काज़ाकिस्तान जाना है, अगली क्या फ़ाइट करनी है? मैं असल में आपने बात बताई, मैं सोच रहा था 1-2 टिप्स आपसे सीख लूँ कुछ किक बॉक्सिंग के बारे में, लेकिन मैंने कहा कोई फैटी वैटी ना लग जाए। सर आखिर में मैं ये कहूँगा कि मतलब जो मेरी आने वाली चैम्पियनशिप है 2 तो कैंसिल हो गई है, ठीक है। आने वाली बहुत सी चैम्पियनशिप है, अभी थाईलैंड में दोबारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है, ठीक है। तो उसमें इस बार मैं लड़ना चाह रहा हूँ प्रोफेशनल लेवल पर। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट में सपोर्ट करें, प्रमोट करें ताकि मेरी आने जो फाइट है वो कैंसिल ना हो, क्योंकि मुझे आपकी इनामी रकम से कोई वो लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे टिकट मिला जाए कि मैं वहाँ जाऊँ, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँ, बस मुझे इस बात का फख्र है कि मैं जाऊँ टाइटल लेकर आऊँ पाकिस्तान के लिए। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, सिर्फ टिकट चाहिए, टिकट देते रहे तो मैं जाता रहूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहूँ। ओके जी, बेहतरीन, ज़बरदस्त, बहुत ही आला बात की है सहरिश इन्होंने और हमें एक वक्फा लेना होगा इसी बात पर। थैंक यू सो मच आगा करीम, आप हमारे साथ थे। वक्फे के दौरान जो है वो मैं थोड़ा सा सीख लूँगा क्योंकि लाइव बेइज्जती जो है वो अच्छी बात नहीं होती, मार पड़ सकती है आपको। वो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेकअप करा के आएंगे वापस। हाँ, रॉकी हॉट शॉट। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। मैं आऊंगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है, मैं ये कुछ कहना चाह रही है लेकिन मुझे पता है ये पैकेज क्या है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि फहीम ने तो अभी ब्रेक में थोड़ा बहुत सीखा होगा ना, जो सीखा है बेटा मैं असल में ट्रेनिंग लेके आई हूँ। वेरी गुड। ऐसे लोगों को वेल ट्रेन कहते हैं, समझ गए ना आप? वेल ट्रेन, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेन, ऐसा आमिर खान ने बताया था। वेल एजुकेटेड नहीं। खवातीन के खिलाफ बढ़ते हरासानी के वाकयात के खिलाफ अब खवातीन को अपनी हिफाजत के लिए खुद आगे आना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत सहरिश ने कर दी है, क्योंकि जब तक हम खुद जुर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते मुआशरे से ये नासूर ख़त्म होने वाला नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ हमारी साथी एंकर सहरिश ज़ुहैब ने खुद मुहाफ़िज़ के साथ दिन गुजारा, जहां ख़वातीन को मजबूत बनाने के साथ साथ सेल्फ डिफेंस के हवाले से भी मशक़ें करवाई जाती हैं, जिसके भरम इन्होंने वेलकम बैक के फ़ौरन बात कराने शुरू कर दिए थे। तो देखते हैं ये पैकेज और पता करते हैं कि कितनी अच्छी फाइटर साबित हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुद मुहाफ़िज़ के ट्रेनिंग सेंटर में, जहाँ पर ख़वातीन को कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है मेंटली भी और फिज़िकली भी। जो आजकल के हालात में अक्सर हम टीवी पर रिपोर्ट सुनते हैं और हमें पता चलता है कि फ़लानी जगह पर किसी खातून को हिरासा किया गया, सम टाइम राह चलती खातून को किया जाता है, सम टाइम हम देखते हैं बसेस में किया जाता है, सम टाइम घर में ही ख़वातीन हिरासा हो रही होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो मौजूदा हालात हैं, ऐसे में सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग अशद ज़रूरत है इसकी, और मेरे ख्याल में तो हर लड़की के पास ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स किसी नेमत से कम नहीं है आजकल के इस दौर में, जहाँ पर ख़वातीन का
कॉन्फिडेंस बहाल किया जाता है, उनको ट्रेनिंग्स दे के मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, कराटे सिखाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जनाब फिटनेस मेंटली भी और फिज़िकली भी इसके लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, और भी बहुत सारे खेल हैं, शूटिंग है, और भी बहुत कुछ है। तो आज जनाब मैं आपको यहाँ के फ़िटनेस जो ये ट्रेनिंग सेंटर है, खुद मुहाफ़िज़ इसका नाम है, यहाँ के जो मैनेजर हैं, यहाँ कोच हैं, ट्रेनर्स हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी। और यहाँ पर मौजूद जो बच्चियाँ हैं वो किस तरह ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं, उनके जहन में क्या सोच है, आज मैं आपको ये भी दिखाऊँगी। चलिए। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आज की खातून के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। तो सिर्फ में नाजुक कहा तो जाता है, लेकिन ये असल में नाजुक नहीं होती, बहुत मजबूत होती हैं, और इनको अपनी इस मजबूती को मज़ीद निखारना होता है, और उस काम के लिए यहाँ पर ट्रेनर्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ज़ैनब बरोही जो कि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी जीत चुकी हैं, और यहाँ पर मौजूद है, जो इन बच्चियों को ट्रेन कर रही हैं कि इन्होंने किस तरह अपना दिफा करना है। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर किस तरह ट्रेनिंग करवाई जाती है, कितने सेशंस होते हैं, कितनी बच्चियाँ आती हैं और उन्हें क्या क्या सिखाया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। एंड रिलैक्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़ैनब, मैं देख रही हूँ अब तो माशाल्लाह काफ़ी तादाद होगी यहाँ पे बच्चियों की जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग के लिए आपके पास आ रही हैं, क्या रुझान देख रही हैं? बहुत अच्छा लड़कियां जो है अब इस तरफ आ रही हैं, वो समझ रही हैं इस चीज़ को कि हाँ, हमें पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमें बच्चियों को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं वो हम सब उससे वाकिफ़ हैं। तो अब मुझे लगता है कि बच्चियां इस तरफ आ रही हैं, वो समझ रही हैं कि हमें अपना दिफा खुद करना चाहिए, कि ना कि हमें किसी का वेट करना पड़े कि कोई आए और हमें बचाए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, सिखा आप क्या क्या रही हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप स्क्वैट्स भी लगवा रही हैं, उसके अलावा यहाँ पर कुछ कराटे टाइप भी चीज़ें चल रही हैं, तो क्या क्या होता है इन सेशंस में? हम इनको फिटनेस ट्रेनिंग्स करवाते हैं ताकि इनका स्टेमिना भी बढ़े, ताकि कहीं मुसीबत से बच के भाग सकें। इनकी बॉडी कंडीशनिंग होती है। इनको हम बॉक्सिंग, थोड़ा सा मार्शल आर्ट्स ट्रेन करते हैं, उसके बाद हम सेल्फ डिफेंस की ट्रिक्स और टिप्स पे आते हैं। पहले हम इनको सिखाते हैं कि आपने किस तरह से हिट करना है, किस तरह से भागना है, कितना तेज़ भागना है, ये सब कुछ हम इन्हें ट्रेन करते हैं। जो स्क्वाट्स वगैरह लगवाते हैं वो इनकी अपनी ट्रेनिंग होती है ताकि वो फिट और हेल्दी रहें और अपना दिफा भी कर सकें। ज़बरदस्त। अच्छा यहाँ पर मौजूद बच्चियों से भी मैं थोड़ी सी बात करूँगी और जानूँगी कि आखिर उनके जहन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने फिर ये सोचा कि नहीं, हमारे लिए भी ये ट्रेनिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या? हफ्सा। हफ्सा, आपने क्यों सोचा कि आपको ये ट्रेनिंग हासिल करनी है? क्योंकि मैं कॉलेज गोइंग हूँ, तो रास्ते में एक हर लड़की को फेस करना पड़ता है, कहीं हरेसमेंट, कहीं नज़र सो रही है, कहीं पे स्टेप्स हो रहे होते हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे अपना दिफा खुद आना चाहिए। सही। तो मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा तो आता है। अच्छा क्या क्या सीख लिया अब तक? मैंने सेल्फ डिफेंस सीख लिया और फिटनेस चल रही है। फिटनेस चल रही है, ज़बरदस्त। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या सीख रहे हैं? मैं यहाँ से सेल्फ डिफेंस सीख रही हूँ और बाइक राइडिंग का कोर्स कर रही हूँ। बाइक राइडिंग का कोर्स भी कर रही हैं आप, वेरी नाइस। तो बाइक तो इतनी हैवी होती है, गिर जाए तो लगता है टांग टूट जाएगी, तो मुश्किल नहीं लगा? जो हमारे कोच हैं वो इतना वेल ट्रेंड है और वो इतने अच्छे से सिखाते हैं कि हर लड़की को जो है ना बैलेंस करना और हर चीज़ करना आ जाती है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको सीखते हुए? मुझे 1 मंथ हो गया है। तो वैसे मुझे एक बात बताइए, मैं अक्सर देखती हूँ कि बाइक पे लड़की जा रही हो, स्पेशली रोड्स पे, तो लोग उसको बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं, ओ वो देखो लड़की बाइक चला रही है। तो आप मेंटली प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए? मेंटली प्रिपेयर हैं बिल्कुल, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि बाइक चलाना इज़ अ बेसिक नीड। यानी आप घर से निकल रहे हैं, आपको कहीं भी जाना है, आपने किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना कि कोई आपको छोड़े बाहर तक। तो बाइक चलाना इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी गर्ल। तो हमें खुद इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर कोई देख रहा है तो ये उसका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। वी शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस द सोसाइटी। ज़बरदस्त, वेरी नाइस, कीप इट अप। तो जनाब एक और ये बच्ची मेरे सामने है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जनाब बड़ी ज़बरदस्त बॉक्सिंग कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। का नाम क्या? मुअत्तल। तो आप मुझे ये बताइएगा मुअत्तल कि आप ये कब से सीख रहे हैं? मैं घर पे भी एक्चुअली थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता रहता हूँ, लेकिन अभी ये प्रोफेशनली पहली बार। अच्छा, तो ये शौक कब से था? 2 साल से एक्चुअली। और आगे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है या बस अपने लिए शौक से? देख लूँगा, अगर करने का कभी हुआ तो वैसे कर लूँगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल अपने शौक में ही कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा मेरे साथ एक और जनाब ट्रेनर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जनाब सर उमर,
जो कि यहाँ पे इन बच्चियों को बाकायदा ट्रेन भी करने हैं और सेशंस को मैनेज भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि क्या दिलचस्पी है बच्चियों की और अब कोई डिफरेंस देख रहे हैं आप पहले की निस्बत के? मतलब ज़ाहिर है केसेस तो रिपोर्ट आपकी बात नहीं कब से होते आ रहे हैं और सबको पता है कि ऐसा होता है और हमें फेस करना है, लेकिन ये जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है ये बहुत सारी बच्चियों को इसका पता ही नहीं है कि ये भी होती है, करवाई जाती है। उस हवाले से क्या डिफरेंस है पहले में और अब में? लोग आ रहे हैं, बच्चियाँ आ रही हैं? बच्चियाँ आ रही हैं। देखें, हमने पिछले 1 साल में 1000 से ज़्यादा बच्चियों को अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन किया, लेकिन अगर आप कराची के हवाले से इसका तनासुब देखें तो शायद ये 0.0001% भी नहीं बनता। ये हमारी कोशिश जो है वो आटे में नमक के बराबर भी मैं इसको समझता हूँ कि नहीं है। ज़रूरत किस चीज़ की है कि ऑन अ वेरी मास स्केल जिस हिसाब से ये हैरेसमेंट के केसेस बढ़ रहे हैं, 93% इस वक्त हमारी ख़वातीन जो है वो हैरेसमेंट का शिकार हैं। हर दूसरी तीसरी बच्ची जो बाहर निकल रही है वो किसी ना किसी मसाइल का शिकार हो रही है और हम बैठ के एज एन ऑडियंस सिर्फ उसको देख रहे हैं। अब बच्चियों में किसी हद तक ये शऊर उजागर हो रहा है कि उन्होंने अपनी हिफाजत खुद करनी है, उनके लिए कोई मसीहा नहीं आएगा, वो अपनी हिफाजत की खुद जिम्मेदार हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने ऐसी कई बच्चियां देखी हैं कि जिनमें बहुत टैलेंट होता है, स्किल्स होती हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो ज़िंदगी में जो करना चाहती हैं वो नहीं कर पाती हैं। तो अगर ये कॉन्फिडेंस इनको यहाँ मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती, तो पेरेंट्स को बिल्कुल सोचना चाहिए। जी ये जनाब क्या ज़बरदस्त किक बॉक्सिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब से कर रही हैं? तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। 2 साल, माशाल्लाह। तो आगे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना? श्योर, अभी अपकमिंग भी हमारा कंपटीशन आने वाला है, उसमें भी इंशाल्लाह लूँगी मैं। वो कौन सा कंपटीशन है? ताइक्वांडो का है। ताइक्वांडो का है, अच्छा। तो उसमें जनाब सेल्फ डिफेंस के हवाले से आप मुझे पहले तो ये बताइएगा, उसमें तो पार्टिसिपेट आप कर रही हैं, सेल्फ डिफेंस को लेके आपके जहन में क्या है? आपने क्यों सोचा कि मुझे ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए? वेल मुझे बचपन से ही बहुत शौक था एंड आजकल जैसे हमारा एनवायरनमेंट है और सारी सोसाइटी, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि जो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उनको अपने सेल्फ डिफेंस आना चाहिए कि अगर कोई भी आपको कुछ करे तो उसका आप जवाब दे सको। आपके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं इस लिहाज से? बहुत सपोर्टिव हैं। कभी कभी ट्रेनिंग हार्ड होती है तो मैं बोलती हूँ कि बस अब मैं क्विट कर लेती हूँ, नहीं बोलते हैं कि नहीं आप करो, आना चाहिए जब तक ब्लैक बेल्ट हो जाओ और आगे भी। ज़बरदस्त, चलें जी, कीप इट अप, बड़ी अच्छी बात है। आप क्या सीख रहे हो? मिस मैं बॉक्सिंग सीख रहा हूँ, शूटिंग सीख रहा हूँ और साइकिलिंग सीख रहा हूँ। किसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है? शूटिंग डेफिनेटली। शूटिंग में? अच्छा मुझे ये बताओ, लड़कों को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, क्या ख्याल है? जी अब आज के हालात में तो सब लोगों को ही मिलनी चाहिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, क्योंकि हमारा हालात बहुत डेंजरस हो गए हैं। तो मुझे बचपन से शौक रहा है, इसीलिए मैंने किक बॉक्सिंग में भी लिया है। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा जनाब, तो अभी आपने यहाँ का माहौल देखा, यहाँ पर जनाब बच्चे बच्चियाँ मतलब सारे एज ग्रुप्स हैं जो कि फ़िज़िकल फ़िटनेस, मेंटल फिटनेस, इन दोनों चीज़ों के बारे में सोचते हुए यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ सेशंस होते हैं और बहुत कुछ सिखाया जाता है। और बात वही है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा आज के इस मुआशरे में कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके तो जनाब उसको आप ये ट्रेनिंग ज़रूर दिलाइए, ये इस वक्त की अशद ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद, आप भी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हो यहाँ से? जी। क्यों? क्योंकि मुझे अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है। ओह, तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है आपको। तो अभी तक क्या क्या सीखा है? मैंने किक बॉक्सिंग और सीख रही हूँ और ताइक्वांडो सीख रहा हूँ। ताइक्वांडो भी सीख रहे हो? तो आज शौक क्या ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, ताइक्वांडो या फिर किक बॉक्सिंग? किक बॉक्सिंग। तो आगे क्या सोचा हुआ है, किसी कंपटीशन में जाने? जी। और दिल लगा के सीखना है इसको? जी। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी। ज़बरदस्त। चलो जी, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, तो लिहाजा ये एक बड़ा सुनहरी मौका है। इस तरह के सेंटर्स जो कि ओपन हैं उनमें सेशंस हो रहे हैं, तो आप भी निकलिए और अपना कॉन्फिडेंस बहाल कीजिए। जी जनाब, ये यहाँ पर आप ट्रेनिंग सेशंस देख रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहे, इसके अलावा और भी ट्रेनिंग इस तरह के सेंटर्स हैं खुद मुहाफिज के, जहाँ पर ये सिन्फ नाजुक जिन्हें कहा जाता है ना, इनको सिन्फ नाजुक नहीं समझना आपने। वो कहते हैं ना ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, जब ये पड़ता है ना तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। तो लिहाजा ये कॉन्फिडेंस बहाल करने की तमाम ख़वातीन को ज़रूरत है, बच्चियों को ज़रूरत है, इस वक्त की अशद ज़रूरत है ये। तो लिहाजा आप भी आइए, सीखिए और अपने कॉन्फिडेंस को बहाल कीजिए। क्या बात है जी, ये जो 2.5 किलो का हाथ आया है ना कातिया के लिए,
ये चड्डा के लिए था, चड्डा साहब के लिए जो आया है ये फिल्म लवर्स जो है ना, चड्डा साहब के लिए सारे कैरेक्टर्स के नाम याद रहते हैं, लेकिन 2.5 किलो का कातिया याद था, इनको चड्डा याद है। ओह माय गॉड, लेकिन हाथ 2.5 किलो का ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या सीख कर आई फिर आप सहरिश वहां से, ये बताइए। भाई मैं यही सीख के आई हूं। फैंटी लगाई आपने? नहीं फिलहाल तो नहीं, अभी तो शुरुआत है। फहीम क्या हो गया, एकदम नहीं फैंटी शुरू कर देते। थोड़ा सीखने के बाद रिस्क नहीं लेना चाहिए जिंदगी में इस किस्म का कि आपको स्किल्स पूरी तरह आती ना हो और आप जनाब फैंटी लगाने निकल। थोड़ी देर पहले आपके सामने एक इंटरनेशनल फाइटर बैठा हुआ था, गोल्ड लेकर आया हुआ, वो कह रहा था मैं रिंग से भागने वाला था और उन्होंने मेरा नाम कॉल कर दिया, मुझे मौका नहीं मिला। इससे ज्यादा अच्छी इंस्पिरेशन और क्या मिलेगी आपको? थोड़ा हाथ साफ करें, थोड़ा पीसीआर के अंदर जाके या इधर उधर कहीं पे भी, वो कहीं मौका लगता है तो हम कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे से आवाज आ रही है, सिर्फ पीसीआर ही रह गया स्टूडियो में। तो अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं सितारे। उनसा आशा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हाँ तो आए उनसे ही बात कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उन्होंने बताया था जी कि जीतेगा भाई जीतेगा, न्यूजीलैंड जीतेगा। वेलकम टू द शो उनसा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई जीतेगा न्यूजीलैंड जीतेगा। नहीं बात ये कि जीत तो न्यूजीलैंड ना बात झूठ बोल रहे हैं बारिश की प्रेडिक्शन तो नहीं की ना। तो बारिश की प्रेडिक्शन, जीत और हार की प्रेडिक्शन थी। अब ये तो कुदरत का निजाम है। नहीं वो तो कुदरत का निजाम है, कह रही हूँ ना कि अब कार्ड्स में तो कुदरत का निजाम नहीं आता है। और क्या ये कभी हो जाता है, कभी हो जाता है। झूठ बोल रहे हैं, कवर कर रही हैं ये बात है कि आप सरकारी टेलीविजन पे बैठ के कहती हैं पाकिस्तान जीतेगा, यहाँ हमें कहती है न्यूजीलैंड जीतेगा। नहीं वाकई अगर जो है वो बारिश ना होती तो न्यूजीलैंड, अगर ये ना होता तो वो होता, अगर वो ना होता तो ये होता। ये इफ्स एंड बट्स की दौड़ से बाहर निकले। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं, उनसे चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताएं आगे पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक जाता देख रही हैं आप? इतनी खतरनाक प्रेडिक्शंस आप लोग सुबह मुझसे लेते हैं। कह दें कि नहीं देख रही, हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए बात ये है कि जो मेरी प्रेडिक्शन है, मेरे कार्ड जो बताते हैं वही मैं फॉलो करती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मैं नहीं समझती कि बहुत वीक कार्ड है पाकिस्तान के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक जो है वो सर्वाइव कर सकेगा, जा सकेगा। चले देखते, हो सकता है बारिश का मौसम चल रहा है, एक और मेघा जो है वो बरस जाए। उससे पहले जरूरी ये है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराए। तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के लिए टीम्स के ऊपर आपने कोई वर्किंग की हुई है? कार्ड निकाल के जरा बताइए कि किसकी फेवर में जा रहे हैं। कब है इनका मैच, श्रीलंका और उसका न्यूजीलैंड? ये 9 तारीख। 9 नवंबर, एक और 9/11 हॉलीडे। देखिए कार्ड्स तो न्यूजीलैंड को फेवर कर रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड न्यूजीलैंड का है और हैंगमैन का कार्ड जो है वो श्रीलंका का है। तो मेरे कार्ड्स के मुताबिक तो न्यूजीलैंड जीतेगा, बाकी अल्लाह ही जानता है। वैसे इस तरह इनकी ओवरऑल प्रेडिक्शन सही होगी ना, अगर न्यूजीलैंड जीतेगा तो श्रीलंका हारेगा तो पाकिस्तान के चांसेस तो वैसे ही खत्म हो गए। नहीं, चांसेस हैं, खत्म नहीं हो रहे। क्योंकि अगर फिर न्यूजीलैंड जीत जाता है और कम रन रेट के साथ जीता है, यानी कम मार्जिन से जीता है, एक अच्छा मैच खेलता है श्रीलंका के साथ, तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराने के लिए कम से कम 120 से 125 रन रिक्वायर्ड होंगे, या फिर आपको 9 विकेट से या 8 विकेट से। ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। 132 रन जी इन्होंने बता दिया। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल जो है वो है। अब वही कहते हैं बारिश जितवा सकती है। चले कुदरत का बस दुआएं, पता नहीं क्यों हमेशा इस तरह के इवेंट्स में हमें दुआएं करनी पड़ती हैं। अच्छा मुझे ये बताएगा उनसा, कुछ होरोस्कोप की तरफ आते हैं, कुछ बताएं हमारे सितारे का, कुछ अच्छी खबरें दे रहे हैं स्पेशली स्कॉर्पियो के। हफ्ते की शुरुआत है, मंडे है और एरीज से स्टार्ट करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हफ्ता तो बहुत जबरदस्त गुजरने वाला है। एरीज वालों का पैसा आ रहा है, सबसे पहले पैसा तो है वो पैसा आ रहा है खूब। अब कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेहतरीन टाइम है, और प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जबरदस्त टाइम है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो जो पैसों वाली जो फाइनेंस मनी के इश्यूज हैं एरीज वालों के, वो ख़त्म हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आएगी बिजनेस में, जॉब में प्रमोशन हो सकती है। टॉरस की बात करते हैं, टॉरस वालों का बिल्कुल ऑपोजिट आया है। रात को नींद नहीं आ रही, रेस्टलेस है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, खामखा फजूल किस्म की सोचें उनके माइंड में बहुत आएंगी। फिलहाल मुझे टॉरस वालों की कुछ ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, शादी में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, लव लाइफ में, अपने करियर में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, और थोड़ा सा वेट करें, रेस्ट करें। इस वक्त जो है चीज़ें डिले हो सकती हैं आपकी। अब जेमिनाई वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत है, तो यहाँ पे काम की स्टार्ट भी लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स हैं।
करियर में न्यू बिगनिंग्स हैं, कोई नई जॉब हो सकती है, कोई नया ऑफर आ सकती है, शादी के भी अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं, कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आ सकता है, नया दोस्त उनका बन सकता है। तो एक न्यू किसी काम की न्यू बिगिनिंग, कोई नया काम की आगाज़ मुझे फील हो रहा है। जेमिनी के बाद है कैंसर। कैंसर के लिए 6 ऑफ कप्स किसी मेमोरीज का कार्ड है कि पुरानी बातें सोच रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, कोई एक्स है या हो सकता है कोई बिजनेस में उनको लॉसेस हुए, नुकसानात हुए हैं, तो वो बहुत पछता रहे हैं कि काश मैं ये ना करता तो नुकसान ना उठाना पड़ता। तो इस तरह की फीलिंग्स उनकी नज़र आ रही है। सैड एनर्जी है कैंसेरियंस की, किसी को मिस कर रहे हैं, कोई दोस्त है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से ये सैड है। लियो जो है डेथ का कार्ड है लियो के लिए, और यहाँ पर भी कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। एक बिजनेस एंड करके दूसरा कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, मकान की तब्दीली, घर चेंज कर सकते हैं, अपना नया मकान ले सकते हैं, नई जॉब कर सकते हैं। हो सकता है एक शादी उनकी नहीं चली है, कामयाब नहीं हुई है, तो दूसरी शादी की तरफ जा सकते हैं लियो। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो वाले जजमेंट, जिनके केसेस वगैरह कोर्ट में चल रहे हैं, उनको फेवर मिल सकता है। वर्गो वालों की भी नई चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, नई ऑफर्स आ सकती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। लिब्रा जो है वो हैप्पीनेस का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स, खुशियाँ मिल रही हैं। शादी लिब्रा वालों के लिए अगर इस वीक में आप करते हैं, बात पक्की हो सकती है या प्रपोजल्स आ सकते हैं, शादी के लिए हैप्पीनेस मिल सकती है, हनीमून पर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा टाइम, फैमिली टाइम लिब्रा के लिए लग रहा है। स्कॉर्पियो जस्टिस का कार्ड है, जो चीज़ें इम्बैलेंस है उनकी लाइफ में वो बैलेंस होंगी। अगर थोड़ा सा टाइम मैनेज करना देखें, घर और अपना करियर सारी चीज़ें मैनेज करें, बच्चे उनको थोड़ा मैनेज करें, और करियर है या फाइनेंसेस हैं या आपके लव लाइफ है, वो चीज़ें बैलेंस होंगी। थोड़ा समझदारी से चलें, जो भी चले दिमाग से सोचें, समझदारी से वाइजली डिसीजंस लें। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस, 2 ऑफ कप्स। उनकी लाइफ में कोई आ रहा है, अगर आप कोई आपसे नाराज है या आप किसी से नाराज है तो वो नाराजगी दूर हो सकती है, रीयूनियन हो सकता है, पैचअप हो सकता है। पार्टनरशिप, अगर किसी काम में पार्टनरशिप करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है, कोई नया दोस्त बन सकता है। लेकिन सेजिटेरियस वालों के पैसे इस हफ्ते बहुत खर्च हो रहे हैं, चाहे वो फैमिली में हो चाहे बिजनेस में हो, तो एक तरफ पैसा आ रहा है तो दूसरी तरफ पैसा खर्च हो रहा है। अब है कैप्रिकॉन, 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स जो है वो थोड़ा सा स्टक नजर आ रहे हैं कैप्रिकॉन वाले, चीज़ें डिले हो सकती हैं, पेमेंट्स डिले हो सकती हैं उसके। और दूसरा ये फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ का, फ्यूचर को लेके आप बहुत इनसिक्योर रह सकते हैं, सोचेंगे कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, जॉब ना चली जाए, बिजनेस में कोई लॉस ना हो जाए, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, तो फ्यूचर को लेके बहुत घबराहट होगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन भी हो सकता है आपको। सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है, सेहत भी आपकी सही मुझे नज़र नहीं आ रही। एक्वेरियस की बात करते हैं, पेज ऑफ सोर्स, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, काफ़ी ख़वातीन कंसीव कर सकती हैं, और जॉब से रिलेटेड का इंटरव्यू दिया है तो जॉब की कॉल आ सकती है, मेल आ सकती है, किसी दोस्त की कॉल या मैसेज आ सकता है। तो एक्वेरियस वालों के लिए गुड न्यूज़ इस हफ्ते मिलेगी। स्पाइसेस वाले भी बैलेंस कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, 2 शादियां की हैं या 2 बिजनेस किए, 2 जॉब्स कर रहे हैं, तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश इनको करना है। झूठ नहीं बोलना है, जो भी काम करें ऑनेस्टी के साथ करें, सीधा सीधा काम करें। शॉर्टकट्स अगर आपके माइंड में है कि शॉर्टकट से पैसा मिल जाएगा या शॉर्टकट से ये चीज़ें मसलों का हल निकलेगा, तो कभी भी शॉर्टकट्स के बारे में मत सोचिए। अच्छा, ये स्पाइसेस वाले अगर फाइनेंशियली क्राइसिस में है तो ये इससे कब निकलेंगे? स्पाइसेस वाले निकलेंगे, अपनी मेहनत करते रहें, अपनी एफर्ट करते रहें, उनका जो मेहनत का फल है वो वेस्ट नहीं होगा, इनको ज़रूर मिलेगा। लेकिन स्पाइसेस वालों का ये है कि आपको अकेले काम करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि काश मेरा कोई दोस्त मदद कर दे, रिश्तेदार कोई हेल्प कर दे, तो किसी से उम्मीद मत लगाएं। आपको खुद अपनी एफर्ट्स करनी है, कोशिश करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह देखिएगा फाइनेंशियल इश्यूज इनके खत्म हो जाएंगे। वेरी गुड। यानी स्पाइसेस वालों के लिए पैवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख।
उम्मीद किसी दिन नहीं लगानी है। हाँ, उम्मीदें बाहर होता है, लेकिन इनके लिए उम्मीदें बाहर रख वाला मामला है, ये बाहर रखेंगे। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा जाते जाते कि बाबर आजम जो है उनकी कैप्टनसी के ऊपर बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं और परफॉर्मेंस को लेकर के भी अभी ये पिछले मैच के अंदर तो बड़े उन्होंने टिका के जो है वो खेला है, लेकिन उससे पहले तक जो है वो इतना कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? अच्छा देखिए, बाबर आजम की चाहे कितनी भी बातें उनके लिए की जाएं, कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लेकिन उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। एम्प्रेस का कार्ड है, द सन का कार्ड है, तो उनको कोई खतरा नहीं है। उनकी कैप्टनसी को खतरा मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं लग रहा कि उनको हटा के किसी और को एज अ कैप्टन रख देंगे। तो मुझे लगता है कि वो आगे जाके थोड़ा अपने आप को अपने ऊपर तवज्जो देंगे, अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे, तो थोड़ा सा और भी अपने इस वर्ल्ड कप के बाद अपनी मतलब प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। अपनी पर्सनालिटी में स्पेशली जो है वो चेंजेस लेकर आने चाहिए। सही सही। अच्छा, अब उन साहब, ये तो बाबर आजम के हवाले से हो गया। फखर जमान तो आजकल गजब का खेल पेश कर रहे हैं। जरा उनके कार्ड्स बताइएगा कि आगे जो मैचेस पाकिस्तान के बाकी रह गए उसमें भी ऐसे ही परफॉर्म करते दिखाई देंगे हमें? जी देखिए, ये अनएक्सपेक्टेड हम इसको कह सकते हैं कि जो सेंचुरी की है फखर जमान ने, एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी और आगे भी करेंगे। वर्ल्ड का कार्ड है, एकदम से तो नहीं कि सारे मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ऑन एंड ऑफ इनकी रहेगी, अनएक्सपेक्टेड। या तो इनके मूड पे डिपेंड करता है या वेदर कंडीशन ऐसी होती है, कुछ न कुछ ऐसा हालात बनते हैं कि फखर जमान की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। लेकिन मैं कार्ड्स के मुताबिक नहीं कह सकती कि फखर जो है वो फखरे पाकिस्तान बने रहेंगे, ये आपने बता दिया है, उनके कार्ड्स ने भी बता दिया। थैंक यू सो मच उनसा, आप हमारे साथ थी और बढ़िया है वो आपने हमें दी है। लेकिन नाजरीन, वक्त हो गया है घर जाने का, तो सहरिश साहिबा बताइए। जी बिल्कुल, हमें आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में हमें याद रखना है। इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।